एपिसोड 21। इधर दानिश कमरे के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन वो कमरे को घूरते हुए बोला, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दानिश ओबरॉय को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ये कहते हुए उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वह एकदम से अपनी जगह रुक गया और उसके हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद हो गई। जैसे ही दानिश ने अंदर का नजारा देखा, उसके भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने दूसरे ही पल गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कस ली और आसपास देखते हुए बोला, ये लड़की कहाँ चली गई। कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। वह अंदर आया और वह चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगा, लेकिन अंतरा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वह सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वॉशरूम में भी उसे अंतरा नहीं दिखाई थी, जिसे देखकर अब दानिश के भाव पूरी तरह से बिगड़ गए। वो गुस्से से बाहर निकलते हुए बोला, जब मैंने इस लड़की को अंदर से बंद किया था तब ये कहाँ जा सकती है। मेरे कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि मैंने बाहर से लॉक किया था, तब यह ऐसे कैसे बाहर निकल सकती है। कहीं किसी ने बाहर निकलने में उसकी मदद तो नहीं की। जिस किसी ने भी ऐसा किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से के साथ सीधे नीचे हॉल की तरफ बढ़ा और वहां इस वक्त रोहित और नमन आपस में कुछ बात कर रहे थे। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, साफ साफ बताइए वह लड़की कहाँ है। कहाँ भेजा है आपने उसे। अचानक से दानिश की यह बात सुनते ही रोहित और नमन हैरान हो गए। नमन ने हड़बड़ी के साथ कहा, क्या कहा आपने। क्या अंतरा कमरे में नहीं है। जैसे कि आपको पता ही नहीं कि वह कहाँ है। ये सुनकर दानिश ने दांत पीसते हुए कहा, अब आप ऐसा प्रिटेंड मत करिए जैसे कि आपको पता ही नहीं कि वह कहाँ है। ये सुनकर नमन ने तुरंत परेशान होकर कहा, नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खुद भी आपसे कहने वाला था कि अब शाम हो गई है, अब आप उसे कमरे से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वह कमरे में नहीं है, तो फिर वह कहाँ जा सकती है। दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोला, दे मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। साफ साफ बताइए कहाँ भेजा है आपने उसे, क्योंकि अगर मैंने खुद से उसके बारे में पता लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। ये सुनते ही अब नमन ने घबराते हुए कहा, रोहित, क्या तुम्हें पता है अंतरा कहाँ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके जवाब में रोहित ने भी अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। दानिश और नमन रोहित को ध्यान से देखने लगे। इस वक्त रोहित और नमन दोनों ही काफी ज्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्हें देखकर दानिश ने अब गहरी सांस लेकर कहा, तो इसका मतलब आप दोनों को भी नहीं पता कि वह कहाँ है। ये सुनकर नमन ने तुरंत कहा, हाँ दानिश सर, मैं कब से तो यही कह रहा हूं कि हमें नहीं पता कि वह कहाँ है। एक बार हम उसे पूरे घर में ढूंढते हैं, जरूर वह यहीं कहीं होगी। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, आपको पता है ना कि मेरे कमरे से इस तरह से कोई बाहर नहीं निकल सकता अगर मैं बाहर से उसे लॉक कर दूं तो। ये सुनकर अब नमन भी सोच में डूब गया और उसने परेशान होकर कहा, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके कमरे से बिना किसी के बाहर निकाले कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमने अंतरा को बाहर नहीं निकाला। जब से आपने रोका था तब से हमने एक बार भी उस कमरे की तरफ नहीं देखा। हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वह कहाँ गई। ये सुनकर अब दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, जाकर उसे ढूंढिए और वह मुझे जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ये कहकर वह सोफे पर लीन होकर बैठ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। तो वहीं दानिश की यह बात सुनकर नमन और रोहित दोनों ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वह तुरंत इधर से उधर अंतरा को ढूंढने लगे। वह दोनों पूरे घर में अंतरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन अंतरा का कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में एक बार फिर से दृश्यम के रोने की आवाज पूरे पैलेस में गूंज रही थी। आज फिर से दृश्यम मंत्र के लिए जिद कर रहा था। वह पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ते हुए अंतरा का जोर जोर से नाम चिल्ला रहा था। मुझे अंतरा चाहिए, आप उसे अभी के अभी मेरे पास लेकर आओ। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ खेलूंगा। जब तक वह यहाँ नहीं आएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा और ना ही दूध पीऊंगा। ये कहकर वह पूरे हॉल में इधर से उधर टहल रहा था। तो वहीं उसके पीछे इस वक्त रोली इधर से उधर भाग रही थी। वह लगातार दृश्यम को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और उसे समझा रही थी, लेकिन दृश्यम समझने का नाम नहीं ले रहा था। तभी ध्रुव लिफ्ट से बाहर निकलते हुए बोला, मॉम क्या हुआ। दृश्यम मिश्रा रो क्यों रहा है। इसके जवाब में रोली ने परेशान होकर कहा, वह फिर से अंतरा के लिए जिद कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसके जवाब में ध्रुव अंतरा के बारे में सोचने लगा।
उसे याद आया कि उसने आखिरी वक्त में अंतरा को दानिश के पास देखा था, जिसे सोचकर उसने अब कुछ सोचा और बोला, क्या ये बिना अंतरा से मिले दूध नहीं पिएगा? इसके जवाब में रोली ने अपना सिर नामे हिला दिया और बोली, नहीं। तुम देख रहे हो ना किस तरह जिद कर रहा है अंतरा से मिलने के लिए। पता नहीं उस अंतरा नाम की लड़की ने क्या जादू कर दिया है मेरे दृश्यम पर कि वह किसी की बात ही नहीं मान रहा है। उनकी यह बात सुनकर अब वह कुछ सोच में पड़ गया और उसने कुछ सोचते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। ये सुनकर रोली ने नासमझी में कहा, लेकिन ध्रुव बेटा तुम क्या करोगे? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे डैड को अंतरा के नाम से भी नफरत है। तुम्हें याद है ना उस दिन वह किस तरह डांट रहे थे? उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि अंतरा का नाम कोई घर में नहीं लेगा। मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारे डैड के आने से पहले दृश्यम शांत हो जाए, वरना तुम्हारे डैड सुनेंगे तो वह बेवजह उस पर गुस्सा करेंगे। ये सब सुनकर ध्रुव दृश्यम की तरफ जाते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन रोली फिर से बोली, पर तुम उसे क्या कहकर समझाओगे? वह तो ना तो वीडियो गेम के लिए मान रहा है और ना ही किसी और चीज के लिए। मैंने उसे हर चीज का लालच दे दिया पर वो है कि सुनने को तैयार नहीं है। इसके जवाब में ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे दृश्यम के पास गया जो इस वक्त पर मुंह फुलाकर चिढ़कर बैठा हुआ था। ध्रुव उसके पास गया और प्यार से बोला, दृश्यम क्या हुआ? तुम ऐसे परेशान क्यों हो? ये सुनते ही दृश्यम ने मुंह फेरते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये सुनकर ध्रुव ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, लेकिन क्यों? मेरे भाई को क्यों नहीं किसी से बात करनी? ये सुनकर दृश्यम ने अब मुड़कर कहा, क्योंकि कोई मुझे अंतरा से मिलने के लिए नहीं ले जा रहा है। वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उससे दिल्ली मिलने आऊंगा और उसके साथ खेलूंगा, पर कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। आप मुझे अंतरा से मिलने के लिए लेकर चलिए। अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करूं कि मैं तुम्हें अंतरा से मिलाने लेकर जाऊंगा तो क्या तुम दूध पिलाओगे? जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, दृश्यम की आंखों में चमक आ गई। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जब प्रॉमिस टूटती है तो वह कितना ज्यादा रोता है। तुम्हें अच्छे से पता है कि वादे टूटने से वह बिल्कुल भी खुश नहीं रहता। दृश्यम के अंदर एक आदत थी, जब भी कोई उसे प्रॉमिस करके उसे तोड़ देता था तो वह बहुत गुस्सा करता था और वह हफ्तों तक उस इंसान से नाराज हो जाया करता था। मैं अपने भाई के बारे में अच्छे से जानता हूं और मुझे उसकी इस आदत के बारे में भी पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं कभी उसे झूठे प्रॉमिसेस नहीं करता। तो क्या तुम उसे अनाथ आश्रम लेकर जाओगे? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर फिर से नामे हिला दिया। रोली को कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी से कहा, तो फिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, पहले आप चाहिए दूध लाकर दीजिए। कुछ देर में वह नौकर के हाथों से दूध का गिलास लेकर आए और उसे ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, दूध। दूध लेकर ध्रुव ने उसे दृश्यम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अब पहले तुम दूध पी लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं तुम्हें कब अंतरा से मिलने लेकर जाऊंगा। अंतरा से मिलने जाने की बात सुनकर ही दृश्यम बहुत एक्साइटेड था, इसलिए उसने जल्दबाजी में दूध को एक ही सांस में पी लिया। ये देखकर रोली ने हैरानी से कहा, ओह गॉड, इससे ये दूध पिलाने में मुझे घंटे लग जाते हैं। लेकिन यह अंतरा के नाम से कितनी जल्दी दूध पी गया। सच में उस अंतरा नाम की लड़की ने तो मेरे बेटे पर वाकई जादू कर दिया है। तभी ध्रुव ने दृश्यम को देखकर कहा, अब क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? ये सुनकर दृश्यम तुरंत सोफे पर चढ़कर कूदने लगा और एक्साइटमेंट के साथ बोला, अंतरा से मिलूंगा। मैं बहुत खुश हूं। मैं अपनी दोस्त से मिलूंगा। यह अपने दोस्त के साथ खेलूंगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। ये कहते हुए वह जोर जोर से तालियां बजाने लगा। इस वक्त वह खिलखिलाकर हंस रहा था, अंतरा से मिलने जाने के नाम पर। तो वहीं ध्रुव मुस्कुराया और उसे अपने गोद में उठा लिया। दृश्यम तुरंत ध्रुव की गोद से लिपट गया। लेकिन तभी रोली ने नासमझी से कहा, बेटा तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसका मन बहलाने के लिए पार्क लेकर जा रहे हो? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सरनामे हिला दिया और बोला, नहीं मॉम, मैं इसे अंतरा से मिलाने लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर रोली जी ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें अपने डैड का डर नहीं रह गया? तुम्हें पता ना कि वह कितना ज्यादा नाराज होंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम और दृश्यमनाथ आश्रम गए थे, वह भी उस लड़की से मिलाने। तभी ध्रुव दृश्यम को लेकर वहां से बाहर जाते हुए बोला, मैं अनाथ आश्रम नहीं जा रहा हूँ मॉम। और मैं कहाँ जा रहा हूँ यह मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे इसे लेकर जाने दीजिए।
वरना यह इसी तरह आपको परेशान करेगा। ये कहकर वह दृश्यम को लेकर वहां से निकल गया। तो वहीं रोली बस उसे निसमझी से जाते हुए देखती रह गई। इधर दूसरी तरफ रोहित और नमन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि अंतरा का कहीं कोई अता पता नहीं था। वह वापस से थककर दानिश के सामने आकर खड़े हो गए। रोहित ने लाचार होकर कहा, पता नहीं हमारी अंतरा कहाँ चली गई। अभी तो मैंने उसके मुंह से अपने लिए पापा भी नहीं सुना था। वह इस तरह हमसे दूर नहीं जा सकती। ये कहते हुए रोहित की आंखें नम हो गई। तो वहीं नमन भी परेशान होकर बोले, दानिश सर प्लीज कुछ कीजिए। वह अभी तक नहीं मिली। मुझे डर लग रहा है वह कहाँ चली गई होगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नमन ने तुरंत आगे आते हुए कहा, दानिश सर देखिए, मुझे पता है आपको बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वह हमारी जिंदगी बन चुकी है। हमने उसके लिए अपना पूरा फ्यूचर सोच लिया है। प्लीज दानिश सर हमारी हेल्प कीजिए। उसे ढूंढ दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे और नमन ने गुस्से के साथ कहा, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन न किया होता तो अभी के अभी मैं इस नौकरी को छोड़ देता और जाकर अपनी अंतरा को ढूंढता और उसके साथ कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी बिताता। इस तरह की नौकरी से अच्छा है कि मैं खुद को ही फांसी लगा लूं। रोहित ने भी अब नाराजगी के साथ कहा, सही कहा तुमने। पिछले 5 सालों से हम इस नौकरी को कर रहे हैं। 5 सालों में इतना लाचार मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जितना मुझे अभी महसूस हो रहा है। हम चाहकर भी अपनी अंतरा को ढूंढ नहीं सकते। नमन, मैं तुमसे कह रहा हूं, वह हमारी बेटी है और अगर वह हमें नहीं मिली तो हम दानिश सर को माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर नमन ने गुस्से के साथ कहा, हम क्या कर लेंगे उनका। तुम्हें पता है ना, वह हमसे बहुत बड़े इंसान हैं। भले वह अभी उम्र में छोटे हैं, लेकिन अभी से उनका रुतबा बहुत अलग है और सबसे ज्यादा विशाल सर दानिश सर को ही प्यार करते हैं। हम उनको जाकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय अभी अंतरा के ढूंढने के। चलो हम उसे ढूंढते हैं। ये सुनकर रोहित ने लाचारी से अपना सर हिला दिया। वह दोनों अब बाहर निकल गए। इधर दानिश कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर पहुंचकर अब वह अपनी गहरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा और फिर तभी उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, आई नो तुम इसी कमरे में हो। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ क्योंकि तुमने अब मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक 5 साल की लड़की दानिश ओबरॉय को इस तरह फ्रस्ट्रेट करेगी। लेकिन अब अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही अंतरा, जो बेड के नीचे बैठी इस वक्त अपने हाथ में चॉकलेट लिए लगातार उसे खा रही थी, जिससे पूरा चॉकलेट उसके मुंह में भी लग गया था, वह एक पल के लिए चौंक गई और टुकुर चारों तरफ घूरने लगी। लेकिन दानिश ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे और नमन ने गुस्से के साथ कहा, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया होता तो अभी के अभी मैं इस नौकरी को छोड़ देता और जाकर अपनी अंतरा को ढूंढता और उसके साथ कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी बिताता। इस तरह की नौकरी से अच्छा है कि मैं खुद को ही फांसी लगा लूं। रोहित ने भी अब नाराजगी के साथ कहा, सही कहा तुमने। पिछले 5 सालों से हम इस नौकरी को कर रहे हैं। 5 सालों में इतना लाचार मुझे कभी महसूस नहीं हुआ जितना मुझे अभी महसूस हो रहा है। हम चाहकर भी अपनी अंतरा को ढूंढ नहीं सकते। नमन, मैं तुमसे कह रहा हूं, वह हमारी बेटी है और अगर वह हमें नहीं मिली तो हम दानिश सर को माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर नमन ने गुस्से के साथ कहा, हम क्या कर लेंगे उनका। तुम्हें पता है ना, वह हमसे बहुत बड़े इंसान हैं। भले वह अभी उम्र में छोटे हैं, लेकिन अभी से उनका रुतबा बहुत अलग है और सबसे ज्यादा विशाल सर दानिश सर को ही प्यार करते हैं। हम उनको जाकर भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय अभी अंतरा के ढूंढने के। चलो हम उसे ढूंढते हैं। ये सुनकर रोहित ने लाचारी से अपना सर हिला दिया। वह दोनों अब बाहर निकल गए। इधर दानिश कमरे के अंदर आया। कमरे के अंदर पहुंचकर अब वह अपनी गहरी नजरों से चारों तरफ देखने लगा और फिर तभी उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, आई नो तुम इसी कमरे में हो। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ क्योंकि तुमने अब मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक 5 साल की लड़की दानिश ओबरॉय को इस तरह फ्रस्ट्रेट करेगी। लेकिन अब अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही अंतरा, जो बेड के नीचे बैठी इस वक्त अपने हाथ में चॉकलेट लिए लगातार उसे खा रही थी, जिससे पूरा चॉकलेट उसके मुंह में भी लग गया था, वह एक पल के लिए चौंक गई और टुकुर टुकुर चारों तरफ घूरने लगी।
अंतरा इस वक्त टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी और फिर उसने खुद से कहा, वैम्पायर तो मुझ पर और भी ज्यादा गुस्सा कर लेंगे। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे बाहौल जाना चाहिए? नहीं नहीं, अगर मैं बाहौल गई तो वह फिर से मुझे सजा देंगे। मैं यही पल रहूंगी, वह मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कहकर वह वापस से चॉकलेट खाने में बिजी हो गई। उसे दुनियादारी या दानिश के बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी और वह बस आराम से चॉकलेट खाने लगी। लेकिन बाहर दानिश गुस्से से उबल रहा था और वह अब चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब अगर तुम बाहर नहीं निकली तो जहां तुम हो वहां मैं खुद आ जाऊंगा और फिर तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अचानक से अंतरा को खांसी आने लगी क्योंकि दानिश काफी गुस्से से चिल्ला रहा था। अंतरा ने अब थोड़ा डरते हुए मासूमियत के साथ कहा, मुझे तो अब सच में बहुत डर लग रहा है। कहीं वैम्पायर ने मुझे माला तो जैसे लेना आंटी मुझे मालती थी। मुझे बहुत दर्द करता था। नहीं नहीं, अगर उन्होंने मुझे माला तो मैं उन्हें भी पंच कर दूंगी। पर वह मुझसे बहुत भले हैं। मैं तो उनके हाइट की भी नहीं हूं और ना ही मैं उनके मुंह के पास पहुंच पाती हूं। मैं तो छोटू सी हूं कि मैं सिर्फ उनके पैर तक पहुंच पाती हूं। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसने खुद से कहा, मैं उनके पैर से लिपट जाऊंगी और उनके पैर में पंच करूंगी। हाँ, मुझे यही करना चाहिए। ये कहते हुए वह फिर से खुद को हिम्मत देने लगी। लेकिन अब दानिश की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो गुस्से के साथ अब सीधे बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, आई नो तुम कहाँ हो, लेकिन शायद तुम्हारे अंदर मेरा डर नहीं है। कोई बात नहीं, अब बात जो कुछ भी होगी उसके बाद तुम मुझसे जरूर डरने लगोगी। अब अंतरा को दानिश के पैर खुद के करीब आते हुए दिखाई देने लगे। अब उसके हाथ में जो चॉकलेट थी वह बहुत जल्दी जल्दी खाने लगी। फिर वह खुद से बोली, पहले मैं अपनी चॉकलेट खत्म करूंगी, वरना वैम्पायर मेरी चॉकलेट खा लेंगे। उसके बाद मैं उन्हें पंच करूंगी, फिर मुझे एनर्जी मिल जाएगी। ये कहते हुए वह जल्दी जल्दी चॉकलेट खाने लगी। लेकिन तभी एक हाथ उस बेड के अंदर आया और उसके छोटे से पैर को खींचते हुए उसे सीधे बेड के बाहर खींच लिया। अंतरा जोर से चिल्लाई, मुझे मत मारो, मुझे चॉकलेट खाने दो, मुझे चॉकलेट खाने दो। ये कहते हुए वह जोर जोर से अपने हाथ पैर हवा में चलाने लगी। तो वहीं दानिश जिसने उसे बाहर खींचा था, वह नीचे झुककर गुस्से से उसके चेहरे को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुमने क्या समझ रखा है मुझे? दानिश के चेहरे पर पकड़ कर देने से अंतरा को बहुत दर्द महसूस हुआ। छोटी सी अंतरा दर्द में करा रही थी और वह जल्दी से बोली, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन दानिश ने अब अपने दांत पीसकर कहा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम अपने तरीके से मुझे भड़काने की कोशिश करोगी और मैं सिर्फ नाचूंगा। यूं तुम्हें तो मैं, ये कहते हुए वह आसपास देखने लगा और फिर अपनी जगह से उठकर सीधे ड्रॉ की तरफ जाने लगा। अंतरा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। दानिश ने उसे बहुत गुस्से के साथ चीन से पकड़ रखा था और वह उसके साथ बहुत ज्यादा हारश था। इसलिए अंतरा को ना चाहते हुए भी डर लगने लगा। वह अपने कदम पीछे लेने लगी और बोली, मुझे जाने दो। मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे यहाँ पल नहीं रहना, पर आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ये कहकर वह अपने पैर पीछे लेने लगी। लेकिन उसके हाथ में जो अभी भी चॉकलेट बची हुई थी वह खाने से पीछे नहीं रही थी। वह अभी भी लगातार चॉकलेट को मुंह में भरे ही जा रही थी। तभी दानिश ने ड्रॉ खोला और उसने रोक निकाला। उस रोक को वह सीधे उसकी तरफ लेकर बढ़ते हुए बोला, अब तुम्हें सारी रात इसी तरह रहना होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझे अंडरएस्टिमेट करने का क्या अंजाम होता है। उसके हाथ में वह रस्सी देखी। वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, यह आप क्या करेंगे इससे? क्या आप इससे मेरे लिए झूला बनाओगे, जैसे प्रतिमा आंटी बनाया करती थी? ये कहकर वह काफी मासूमियत के साथ दानिश को देखने लगी। तो वही दानिश अपनी भौहें कर गुस्से से बोला, मैं तुम्हें इससे बंधने जा रहा हूं और तुम यहां ऐसी चीज सोच रही हो? रियली तुम वाकई से लीगल हो? ये सुनकर अंतरा की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब वह तुरंत अपनी जगह से उठी और वो देखते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे इस तरह कमरे से बाहर भागते देख दानिश गुस्से से उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, सिलीगल रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें एक बार पकड़ लिया तो तुम मेरे गुस्से का सामना नहीं कर पाओगी। मैंने कहा रुक जाओ। लेकिन अंतराला बहुत तेजी से बाहर
की तरफ दौड़ते हुए बोली, नहीं आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे, अंतला यहाँ से चली जाएगी, अंतला को आप नहीं पकड़ सकते। ये कहकर अब वह सीधे नीचे की तरफ दौड़ने लगी। दानिश का पेशेंस लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वो बहुत ही गुस्से के साथ अंतरा की तरफ जाने लगा और बोला, तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जो मुझे अपने पीछे इस तरह भाग रही है, वरना कोई दानिश ओबरॉय को एक ऑर्डर तक नहीं दे सकता। लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो इसकी सजा मैं तुम्हें आगे चलकर दूंगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूंगा तुम भूल जाओगी, पर आगे मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथों में पड़ी उस रस्सी पर अपनी पकड़ कस दी और वह गुस्से के साथ हॉल में अंतरा की तरफ बढ़ा। अंतरा एक बार फिर से हॉल में आ चुकी थी। अब वह आसपास टुकोर टुकोर देखे जा रही थी। मेन गेट का बंद था। ये देखकर अब अंतरा अपना सर खुजलाते हुए बोली, ओह नो, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? ये गेट तो बंद है। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और वह जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, नमन अंकल, लोहित अंकल, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे वैम्पायर के घर से लेकर चलो, मैं अब भले घर में नहीं रहूंगी, मुझे आप दोनों के साथ आपके घर में रहना है, प्लीज अभी के अभी दरवाजा खोलो। वो अभी यह सब कुछ कह रही थी कि तभी उसे अपने पीछे परछाई महसूस हुई और अब अंतरा डरते हुए धीरे धीरे अपना छोटा सा चेहरा पीछे की तरफ घुमाए। दानिश एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे खड़ा था। दानिश को देखते ही अंतरा जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो मैं तो बस आपके साथ खेल रही थी, पकड़म पकड़ाए, आप मेरे साथ वापस से खेलेंगे? ये सुनते ही दानिश गुस्से से नीचे झुका और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें मैं कोई छोटा बच्चा दिखाई दे रहा हूं जो तुम मेरे साथ पकड़म पकड़ाए खेल रही हो? अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, तो आप मेरे टीचरल भी तो नहीं हो जो बात बात पर सजा दे रहे हो? उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को देखकर दानिश अपनी भी आपस में चढ़ाकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो? अंतराला अपने छोटे छोटे उंगली को अपने मुंह में डालते हुए मुंह फूला ली और बोली, पल मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अंतला तो बहुत मासूम है ना। ये सुनकर दानिश की आंखें और भी ज्यादा छोटी हो गई और वह अंतरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी मासूमियत को तो मैं अच्छे से देख रहा हूं, तुम दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो। अगर तुम्हें मासूम कहा जाएगा तो मासूम को तो चालक ही कहा जाएगा, राइट? दानिश की यह बात सुनकर अंतरा का मुंह और भी ज्यादा बन गया। उसने फिर मासूमियत के साथ कहा, क्या मैं आपको डांस करके दिखाऊं? तब आप मुझे छोड़ देंगे? उसकी यह बात सुनकर दानिश उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे भटकाने करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे इन सब से मान जाऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा? ये सुनकर अंतरा ने तुरंत अपना छोटा सा सर हामे में हिला दिया और बोली, मैं वहां जब शैतानियां करती थी तो मैं डांस करती थी, इससे सब मुझ पर पल हंसते थे और मुझे छोड़ देते थे और मैं वहां से भाग जाती थी, इसलिए मैं यहां भी डांस कर लूंगी। आप मुझ पर हंसना और मैं भाग जाऊंगी, इस तल में बच जाऊंगी। उसने बड़ी मासूमियत से अपना सारा प्लान दानिश से कह दिया। तो वहीं दानिश उसका ये प्लान सुनकर अब तिरछा मुस्कुरा कर बोला, मैं गलत था तुम्हारे बारे में, तुम अभी भी बेवकूफ ही हो। वैसे तुम्हें क्या जोकर डांस करना आता है? जोकर डांस सुनकर अंतरा अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, पल ये जोकर डांस क्या होता है? मैं तो ऐसे डांस करती हूँ। ये कहकर वह दानिश से दूर हुई और अपने छोटे छोटे हाथों को अपने कमर पर रख ली और अपने कमर को इधर से उधर मटकते हुए खिलखिलाने लगी। फिर वह बोली, मुझे तो इसी तरह का डांस आता है। तो दानिश उसके डांस को देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम ऑलरेडी एक जोकर ही हो सिलीगल। तभी अंतरा ने वापस से कहा, आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? हंसिए ना। दानिश अपनी बाहें आपस में चढ़ाकर बोला, मुझे हंसाना इतना आसान नहीं है। मैं मुस्कुराता ही नहीं हूं और तुम हंसने की बात कर रही हो। ये कहकर उसने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे सोफे की तरफ चला गया। वह सोफे पर बैठ गया और अंतरा को वहां रखी टेबल पर खड़ा करते हुए गुस्से से बोला, तुमने कुछ वक्त से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया है और अब मैं तुम्हारे इन दोनों छोटे छोटे हाथों पैरों को बांधूंगा जिससे तुम इधर से उधर रैबिट की तरह दौड़ ना पाओ। ये सुनते अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत बड़ी मासूमियत के साथ कहा, पल मैंने तो आपके लिए डांस किया, आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्या मैं फिर से दूसरा डांस करूं? ये कहकर वह अब टेबल पर ही चढ़कर अपने कमर को पीछे की तरफ से मटकाने लगी और दानिश को डांस करके दिखाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दानिश उसके डांस करने से उसे जाने देगा, लेकिन दानिश उसके डांस करने से उसे और भी ज्यादा अजीब नजरों से घूर रहा था। अंतरा के अंदर इतनी ज्यादा क्यूटनेस थी कि वह अपने क्यूटनेस से किसी को भी अपना बना सकती थी, लेकिन कुछ वक्त से उसने दानिश को हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था।
जिस वजह से दानिश उसे बस घोरे ही जा रहा था। तभी उसने गुस्से के साथ कहा, स्टॉप इट, रुक जाओ तुम, मुझे तुम्हारा डांस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही अंतरा, जो अपने हाथ पैर हवा में उठाकर इधर से उधर बंदरों की तरह डांस कर रही थी, वह रुक गई और मुंह फुलाकर बोली, पल क्यों? क्या मैंने अच्छा डांस नहीं किया? क्या आपको मेरा डांस पसंद नहीं आया? क्या मैं अच्छी नहीं हूं? ये कहकर उसने फिर से अपने मुंह में उंगली डाल ली और मुंह फुला लिया। तभी दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, आज के बाद तुम ये डांस सिर्फ मेरे सामने करोगी। अगर तुमने गलती से भी किसी दूसरे के सामने ऐसे डांस किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू ओनली डांस इन फ्रंट ऑफ मी से लीगल। ओके। ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, तो क्या आपको मेरा डांस पसंद आया? मैं फिर से डांस करूं? ये कहकर वह बिना दानिश की परमिशन का इंतजार किए फिर से इधर से उधर से देखते हुए डांस करने लगी। वहीं दानिश ने अब गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को ना तो संभालना पॉसिबल हो रहा है और ना ही इसे समझाना। लेकिन दानिश ओबरॉय ने आज तक हार नहीं मानी। मैं इस लड़की को काबू में करके रहूंगा। ये कहते हुए वह आगे बढ़ा और उसने उसे डायरेक्ट टेबल पर बिठा दिया। अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, मैं तो डांस कर रही हूं। लेकिन दानिश ने गुस्से के साथ अब उसके हाथ पैर को बांधना शुरू कर दिया। अपने हाथ पैर को बांधते देख अंतरा की आंखें फिर से फैलने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपने चीटिंग की है। मैंने आपके लिए डांस किया, लेकिन आप मुझे फिर से सजा दे रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। सुनकर दानिश अब गुस्से से बोला, आई नो, मैं बहुत बुरा हूं। इसलिए तुम्हें बार बार मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने उसके दोनों हाथों पैरों को बांध दिया और उसी वक्त डोर बेल बजी। वही दानिश ने अब गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को ना तो संभालना पॉसिबल हो रहा है और ना ही इसे समझाना। लेकिन दानिश ओबरॉय ने आज तक हार नहीं मानी। मैं इस लड़की को काबू में करके रहूंगा। ये कहते हुए वह आगे बढ़ा और उसने उसे डायरेक्ट टेबल पर बिठा दिया। अंतरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फुलाकर कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, मैं तो डांस कर रही हूं। लेकिन दानिश ने गुस्से के साथ अब उसके हाथ पैर को बांधना शुरू कर दिया। अपने हाथ पैर को बांधते देख अंतरा की आंखें फिर से फैलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपने चीटिंग की है। मैंने आपके लिए डांस किया, लेकिन आप मुझे फिर से सजा दे रहे हैं। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। सुनकर दानिश अब गुस्से से बोला, आई नो, मैं बहुत बुरा हूं। इसलिए तुम्हें बार बार मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए दानिश ने उसके दोनों हाथों पैरों को बांध दिया और उसी वक्त डोर बेल बजी। डोर बेल की आवाज सुनकर दानिश रुक गया और वह गुस्से से दूर की तरफ घूरते हुए बोला, इस वक्त कौन आया होगा? और फिर तभी अंतरा भी जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, बचाओ मुझे, वैम्पायर से बचाओ। उसकी यह आवाज सुनकर दानिश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, जस्ट शट अप। अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारे मुंह को ही। कहते कहते वह गुस्से से दांत पीसने लगा तो वही अंतरा का मुंह फूल गया। अंतरा ने अपना मुंह फुलाकर आंखें बंद करते हुए बोली, जाओ, अब अंतला आपको नहीं देखेगी, क्योंकि आप बोले हो और जो बुरा होता है उसे अंतला नहीं देखती। अंतरा सिर्फ अच्छे लोगों को देखती है। उसकी यह बात सुनकर दानिश की भौहें चढ़ गई। वो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है कि तुम मुझे देखो? ये सुनकर अंतरा ने अपनी आंखें बंद किए ही मुंह फुलाते हुए बोली, पलंतला को तो शौक है ना आपको देखने का, पलंतला आपको नहीं देखेगी हो। ये सुनकर दानिश के भाव बदल गए। वो उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, व्हाट डिड यू से? क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे देखने का शौक रखती हो? अंतरा को समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे जो समझ आ रहा था इस वक्त वह सिर्फ वही बोल रही थी। उसने वापस से अपना छोटा सा सिर जल्दी से हाँ में हिला दिया। ये देखकर दानिश उसके चेहरे के नजदीक झुकने लगा। अंतरा अपनी आंखें अभी भी बंद किए हुए थी। दानिश के चेहरे के बेहद नजदीक आया और वह उसके छोटे से चेहरे के फेशियल फीचर्स को काफी गौर से देखने लगा। अंतरा बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रही थी, लेकिन उसके फेशियल फीचर्स ऐसे थे जैसे कि वह किसी राजा महाराजाओं के घर की हो। दानिश उसे काफी गौर से देख रहा था। फिर तभी अचानक से अंतरा ने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही अंतरा की आंखों के सामने दानिश का चेहरा था, जिसे देख वो जोर से चिल्लाए, भूत, आह बचाओ भूत। ये सुन
बबी दानिश उसके माथे पर अपनी एक उंगली से मारते हुए गुस्से से बोला, सिलीगल यह मैं हूं, कोई भूत नहीं। अंतरा जल्दी से अपनी छोटा सा सिर ऊपर नीचे करते हुए बोली, आप इतने नजदीक क्यों थे? मुझे लगा जैसे मैंने कोई भूत को देख लिया हो। आप बहुत डरावने दिखते हो, मैं अब आपको नहीं देखूंगी। यह कहकर उसने फिर से अपना मुंह फेर लिया। दानिश उसके मुंह से खुद के लिए डरावना सुनकर गुस्से से दांत पीसने लगा और बोला, तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मेरे मुंह पर मुझे ऐसे इंसल्ट कर रही है, वरना कोई मुझसे बात करने की भी हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर अंतरा ने अकड़ कर कहा, पल मैं तो सबसे बात कर लेती हूँ। अगर कोई मुझसे बात नहीं करता तब भी मैं उससे जबरदस्ती बात करती हूँ, क्योंकि अंतला बहुत ही मासूम और अच्छी है। दानिश उसे अजीब नजरों से घूर कर बोला, ये पहली लड़की है जो खुद की इतनी तारीफ कर रही है। ये कहते हुए वह अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ था कि फिर से डोरबेल बजी। अब डोरबेल की आवाज सुनकर दानिश गुस्से से बोला, व्हाट द हेल इज दिस? ये कहते हुए वह गुस्से से सीधे गेट की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने रोहित और नमन खड़े थे। रोहित नमन को देखते ही उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और बोला, अंकल आप दोनों क्यों बार बार डॉग बेल बजा रहे थे? तभी रोहित ने बहुत ज्यादा घबराते हुए कहा, हमें अंतरा कहीं नहीं मिल रही है। दानिश सर प्लीज कुछ तो कीजिए, एक आप ही जो उसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज दानिश सर, हम वादा करते हैं हम कभी उसकी परछाई भी आपके ऊपर नहीं पड़ने देंगे। प्लीज दानिश सर, हमने आज तक आपके लिए जो कुछ भी किया है कम से कम उसी का एहसान चुका दीजिए हमें हमारी अंतरा को ढूंढकर। लेकिन अभी रोहित और नमन ये सब कह ही रहे थे कि तभी उनके कानों में आवाज गई, पल प्याली अंतला तो यहाँ पल है। अंतरा की आवाज को सुनते ही रोहित और नमन शॉक हो गए और वह तुरंत सोफे की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त छोटी सी अंतरा अपने दोनों बंधे हुए छोटे छोटे हाथ पैर को फैलाते हुए और मुंह फुलाते हुए बैठी हुई थी। अंतरा को वहां उस हालत में देखकर नमन और रोहित दुगने शॉक्ड हो गए। रोहित ने हैरानी से कहा, अंतरा तुम यहां कैसे आए और तुम्हारे हाथ पैर को किसने बांध दिए? ये कहकर रोहित जैसे अंतरा की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। उसी वक्त दानिश रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, उसके पास कोई नहीं जाएगा। ये सुनते ही नमन ने नासमझी में कहा, लेकिन क्यों सर? और वह कहाँ थी अभी तक और उसके हाथ पैर को किसने बांधा? कहीं उसका किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया था? आप उसे अभी के अभी बचाकर लाए हो? तभी अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, इन्होंने मुझे बांधा है। ये कहकर खुद उसकी तरफ अपनी छोटी सी उंगली से इशारा करने लगी। जैसे ही नमन रोहित ने ये सुना, वह और भी ज्यादा हैरान हो गए और हैरानी से बोले, वॉट, ये तुम क्या कर रही हो? ये कहते हुए वह तुरंत दानिश को देखने लगे तो वही दानिश बिना किसी भाव के बोला, वह बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने उसे बांधा है और कोई भी उसके पास नहीं जाएगा जब तक कि मैं इजाजत नहीं दे देता। अब नमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने गुस्से के साथ कहा, दानिश सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आपने बहुत गलत किया है। एक छोटी सी बच्ची को इस तरह से बांध कर रखना और उसे बात बात पर सजा देना कोई जायज बात नहीं है। वह अभी बहुत मासूम है और भोली है, आप उसे इस तरह। तभी वहां दानिश के हंसने की जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगी। सभी दानिश को नासमझी में देखने लगे तो वही अंतरा ने और भी ज्यादा मुंह फुला लिया और बोला, बुद्धू कहीं के। तभी दानिश ने अंतरा को घूरते हुए हंसकर कहा, व्हाट, शी इज एन इनोसेंट। क्या ये लड़की बहुत ज्यादा मासूम और इनोसेंट है? ये सुनकर नमन और रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हमें पता है कि यह शैतानियां करती है। लेकिन तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन कुछ भी नहीं सुनना, मुझे इसे सजा मिली है तो ये सजा भुगतगी। कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। पर जहां बात है इसके मासूम और इनोसेंट होने की, तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्ट और शैतान लड़की है, जिसने मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड किया है और मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक यह मुझे सॉरी नहीं बोलती और मुझसे प्रॉमिस नहीं करती कि अभी मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। ये सब सुनकर अब रोहित और नमन दोनों ही कुछ समझ नहीं पाए और वह परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी नमन ने हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? मैं उससे मिलकर उसे समझाऊंगा कि वह आपसे सॉरी बोल दे। ये सुनकर दानिश अपनी मोए चढ़ाते हुए बोला, क्या वह तुम्हारे कहने से मुझे सॉरी बोलेगी? ये सुनकर नमन ने कहा, लेकिन वह आपके कहने से भी तो सॉरी नहीं बोल देगी। दानिश की आंखें छोटी हो गई। नमन दूसरे ही पल खुद को संभालते
हुए बोला सॉरी सॉरी, मेरे कहने का यह मतलब है कि आपको तो पता है वह जब से आपके पास आई है तब से वह आपके नाक में दम कर चुकी है, तो आपको लगता है कि वह आपको सॉरी बोलेगी, इसलिए मुझे उसे समझाने दीजिए। मुझे पता है मैं उसे इकबाल की हैसियत से समझाऊंगा तो वह समझ जाएगी। उसके मुंह से बाप का नाम सुनकर दानिश अपनी मोहे चढ़ाकर बोला, क्या आप वाकई से उसे एक बाप की हैसियत से समझाएंगे? आपके दिल दिमाग में उसके लिए कुछ सेकंड थॉट्स तो नहीं है? दानिश की यह बात सुनते ही नमन ने भड़ाकते हुए कहा, सर हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप बहुत गलत सोच रहे हैं। हमने शादी ना करने की कसम खाई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारे दिल में ऐसी छोटी बच्ची को देखकर ऐसी गंदी चीज आएंगे। आप बहुत गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दानिया ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोला, सॉरी, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई इसके ज्यादा करीब जाए। तभी रोहित ने कहा, लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? आखिर यह आपकी क्या लगती है जो आप इसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे ही रोहित ने ये कहा, अचानक से दानिश के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। रोहित को एहसास हुआ कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया था और वह तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी दानिश ने गुस्से के साथ कहा, आप सबके पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर अंदर इसे समझाए और कहिए कि मुझे सॉरी बोले। ये कहकर दानिश सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। तो वहीं दानिश के जाते ही रोहित और नमन दोनों ही खुद को रिलैक्स महसूस करते हुए अंतरा को देखने लगे। अंतरा अभी भी अपने मुंह में उंगली डाले मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अंतरा को देखकर नमन और रोहित दोनों ही उसके पास आए। इधर दूसरी तरफ एक कार इस वक्त काफी रफ्तार से चल रही थी। ध्रुव दृश्यम को लेकर कार में था। ध्रुव के हाथ में इस वक्त लैपटॉप थी और वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। लेकिन दृश्यम की आंखों में चमक थी और वह बार बार ध्रुव से पूछ रहा था कि वह अंतरा के पास कब तक पहुंचेंगे। लेकिन ध्रुव उसे बस एक ही जवाब दे रहा था कि बस थोड़ी देर में। लेकिन अब दृश्यम का पेशेंस जवाब दे रहा था। उसने अब गुस्से के साथ कहा, भाई आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? आप पक्का मुझे अंतरा से मिलने लेकर जा रहा है ना? ये सुनकर अब ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, दृश्यम तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं वाकई तुम्हें उससे मिलने के लिए लेकर जा रहा हूं। ये सुनकर दृश्यम ने मुंह बना दिया। लेकिन तभी अचानक से ड्राइवर ने झटका के साथ कार रोक दी। अचानक कार रुकने से दृश्यम आगे की तरफ गिरने लगा और फिर ध्रुव ने उसे दूसरे ही पल पकड़ते हुए गुस्से के साथ कहा, ड्राइवर अंकल यह क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरे भाई को चोट लग जाती। ये कहते हुए उसने दृश्यम को ठीक से सीट पर बिठाया तो वही ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। पर अचानक से रास्ते में कोई आ गया। ये सुनकर ध्रुव गुस्से से बोला, कौन है वह? ये कहकर उसने बैक व्यू मिरर से देखा, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की को देखा वह एक पल के लिए देखता रह गया। इस वक्त एक साइकिल पर एक लड़की रोड के बीचों बीच आकर खड़ी हुई थी। उसे लड़की के लंबे बाल इस वक्त लहरा रहे थे। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल की दिखाई दे रही थी। उसने स्कूल ड्रेस पहन रखा था, जिससे पता चल रहा था कि वह इस वक्त स्कूल जा रही थी या फिर वह स्कूल से वापस लौट रही थी। ड्रो उसे बस बैक व्यू मिरर से देखे जा रहा था। वह लड़की काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर डर था और वह डरते हुए उसकी ही कार को देख रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा, सर आप रुकिए, मैं अभी के अभी लड़की को डांट कर आता हूं। यह इस तरह से हमारी कार के सामने नहीं आ सकती। फिर लोग हम पर इल्जाम लगाएगी कि हम बड़ी गाड़ियां सड़क पर चलाते हैं तो हमें ड्राइविंग का सल्ला नहीं है। ये कहकर ड्राइवर अभी कार से बाहर जाता है। उससे पहले ही ध्रुव ने उसे रोक दिया और खुद कार से बाहर जाते हुए बोला, आप रहने दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ये सुनते ही ड्राइवर हैरान हो गया। वह हैरानी से ध्रुव को देखने लगा तो वही ध्रुव कार से बाहर निकल गया। इधर दृश्यम भी ध्रुव को नासमझी में घरे जा रहा था। जाहिर सी बात कि उसे अंतरा से मिलने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वह बस जल्द से जल्द वहां से जाना जाता था। लेकिन वही ध्रुव सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ा। वो लड़की अपने साइकिल को जल्दबाजी के साथ रोड से साइड कर रही थी, पर तभी ध्रुव ने उसके साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। वो लड़की दूसरी पल जोर से डर से चिल्लाई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मेरी गलती है। सॉरी, मैं जल्दबाजी में घर जा रही थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपकी कार आ रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वह लड़की जल्दबाजी के साथ सॉरी बोल रही थी, लेकिन ध्रुव उसे बस देख ही जा रहा था। तभी उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से उस लड़की ने ध्रुव की यह बात सुनी तो वह हैरान हो गई।
उसे समझ नहीं आया कि सामने खड़ा वो हैंडसम लेकिन अमीर इंसान अचानक से उसका नाम क्यों पूछ रहा था। उसने नासमझी में कहा, सॉरी, पर मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। तभी ध्रुव अपनी मोहे चढ़ाते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो तुमने मेरी कार का जो एक्सीडेंट किया उसके लिए तुम मुझे अभी के अभी 5 लाख दो। अपने नाम के बदले रुपए लाख नाम सुनकर उससे लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने दूसरे पल हथलाते हुए अपना नाम उगल दिया। ध्रुवी भारद्वाज नाम है मेरा। ये सुन ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए। ये कहकर ड्राइवर अभी कार से बाहर जाता है, उससे पहले ही ध्रुव ने उसे रोक दिया और खुद कार से बाहर जाते हुए बोला, आप रहने दीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। ये सुनते ही ड्राइवर हैरान हो गया। वह हैरानी से ध्रुव को देखने लगा तो वही ध्रुव कार से बाहर निकल गया। इधर दृश्यम भी ध्रुव को नासमझी में घूरे जा रहा था। जाहिर सी बात कि उसे अंतरा से मिलने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वह बस जल्द से जल्द वहां से जाना जाता था। लेकिन वही ध्रुव सीधे उस लड़की की तरफ बढ़ा। वो लड़की अपने साइकिल को जल्दबाजी के साथ रोड से साइड कर रही थी, पर तभी ध्रुव ने उसके साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। वो लड़की दूसरी पल जोर से डर से चिल्लाई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मेरी गलती है। सॉरी, मैं जल्दबाजी में घर जा रही थी, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपकी कार आ रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वह लड़की जल्दबाजी के साथ सॉरी बोल रही थी, लेकिन ध्रुव उसे बस देख ही जा रहा था। तभी उसने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक से उस लड़की ने ध्रुव की यह बात सुनी तो वह हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सामने खड़ा वो हैंडसम लेकिन अमीर इंसान अचानक से उसका नाम क्यों पूछ रहा था। उसने नासमझी में कहा, सॉरी, पर मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूं। तभी ध्रुव अपनी भी चढ़ाते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगी तो तुमने मेरी कार का जो एक्सीडेंट किया उसके लिए तुम मुझे अभी के अभी 5 लाख दो। अपने नाम के बदले रुपए लाख नाम सुनकर उससे लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने दूसरे पल हकलाते हुए अपना नाम उगल दिया। ध्रुवी भारद्वाज नाम है मेरा। ये सुन ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए। ध्रुव ने जैसे ही ध्रुवी भारद्वाज नाम सुना वह उसे बस एकटक देखता रह गया तो वही ध्रुवी इस वक्त बहुत ज्यादा डर रही थी। वो हिचकिचाते हुए बोली, देखिए सर, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। प्लीज मैंने अब आपको अपना नाम बता दिया है, अब आप प्लीज मुझे 5 लाख देने के लिए मत कहिएगा। आई एम सो सॉरी, मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं तो एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घर की हूँ। ये कहकर वह हड़बड़ी के साथ अपनी साइकिल लेकर साइड में जाने लगी। तो वही ध्रुव अभी भी उसे बस सुन रहा था। जैसे उसे ध्रुवी घबराते हुए खूबसूरत नजर आ रही थी, वह बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी ध्रुवी साइकिल पर बैठी और वहां से जाने लगी। उसे जाते देख ध्रुव ने दूसरे ही पल पीछे से उसके साइकिल को पकड़ लिया। ये देखते ही ध्रुवी एकदम से रुक गई और डरते हुए बोली, क्या हुआ सर? अब क्या हुआ? आपने तो कहा कि मैं जा सकती हूँ। इसके जवाब में ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा, तुम कहाँ रहती हो? अपना एड्रेस दो मुझे। ये सुनते ही अब ध्रुवी की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अब क्या कहे, लेकिन उसने डरते हुए कहा, लेकिन क्यों? आप मेरे घर का एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे घर 5 लाख मांगने के लिए आएंगे? देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती से आपकी कार को टक्कर मारा था। इनफैक्ट मेरी साइकिल का हाल देखिए, मेरी साइकिल भी लगभग टूट चुकी है। इसके भी खर्च हो जाएंगे और मुझे बहुत मुश्किल से पॉकेट मनी मिलती है। प्लीज प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर ध्रुव ने अब मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे तुम मेरे आगे कितना भी रिक्वेस्ट कर लो। ध्रुवी को अपने सामने खड़ा इंसान बहुत ही ज्यादा घमंडी और खतरनाक नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से वह बीच सड़क पर खड़ा करके उससे ब्लैकमेल करके पूछ रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने घर का एड्रेस दे या ना दे, लेकिन अगर वह ना देती तो शायद वह इंसान उसे जाने भी ना देता और वही 5 लाख उससे मांग लेता। ये सब कुछ सोचते हुए ध्रुवी ने तुरंत हथलाते हुए कहा, मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस कीजिए उसके बाद आप मुझे जाने देंगे और आप मेरे घर पर कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज, मेरे घर पर मैं, मेरे माँ पापा और मेरा भाई है। मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। प्लीज सर। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी भौहें आपस में चढ़ाकर कहा, तुम पहले मुझे अपने घर का एड्रेस दो।
ये सुनकर ध्रुवी को कुछ समझ नहीं आया और उसने जल्दी से अपने बैग से एक नोटपैड निकाला और उसमें एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद उसने उसे ध्रुव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरा एड्रेस। ध्रुव ने उसके एड्रेस को देखा और उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा गहरे हो गए। इधर ध्रुवी अब एक भी मिनट वहां खड़ी नहीं रह पाए। उसने अपनी साइकिल उठाए और वह काफी तेजी से वहां से दौड़ते हुए निकल गई। ध्रुव उसे इस तरह जाते देख हल्के से हंस दिया और बोला, पागल लड़की, यह मुझसे ऐसे डर रही थी जैसे कि मैं कोई भूत हूं और इसे खा जाऊंगा। तभी दृश्यम की गुस्से भरी आवाज ध्रुव के कानों में गई। भाई, आप क्या कर रहे हैं उस लड़की के साथ? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? क्या आप उसे भी हमारे साथ लेकर जाएंगे? लेकिन वह तो चली गई। प्लीज जल्दी आइए ना, मुझे अंतरा से मिलना है, मुझे देर हो रहा है। ध्रुव ने उसकी यह बात सुनी तो उसकी भी आपस में चढ़ गई। वो मुड़ा और दृश्यम को घूरते हुए बोला, जस्ट शट अप। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं उससे अपने साथ लेकर जाने वाला हूं। ये सुनकर दृश्यम ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर आप उसे इतना बात क्यों कर रहे थे? ध्रुव कार में आकर बैठ गया और दृश्यम के माथे पर हल्के से मारते हुए बोला, ये सारी बातें तुम्हें कौन सिखाता है? अभी इतने छोटे हो तुम और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में जानते हो। लगता है तुम कार्टून की जगह कोई सीरीज देखते हो, राइट? ये सुनकर दृश्यम अपने मुंह फुला लिया और बोला, मुझे सिर्फ और सिर्फ अंतरा से मिलना है, इसलिए आप जल्दी से अंतरा के पास मुझे लेकर चलिए। तभी ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, सर, क्या हम उस लड़की के बारे में पता लगाएं? आप उसे सजा देना चाहते हैं हमारे रास्ते में आने के लिए? ध्रुव ने चिढ़कर कहा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ भी करूंगा मैं करूंगा उस लड़की के साथ। आप चलिए। ये सुनकर ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया और उसने बस अपना सर हिला दिया। दूसरे ही पल कार वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ विला में अभी भी अंतरा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी तो वही नमन और रोहित उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अंतरा ने चिढ़कर कहा, अगर मैं उनसे सॉरी बोलगी तो क्या वह मुझे दोबारा सजा नहीं देंगे? और क्या फिल्म में हल रोज आइसक्रीम खा सकती हूँ और बाबी डोल से खेल सकती हूँ और उनके पुले घर में कहीं भी खेल सकती हूँ? अंतरा की ऐसी डिमांड भरी बातें सुनकर नमन और रोहित परेशान हो गए। नमन ने कहा, एक सॉरी के बदले दानिश सर तुमको इतना कुछ नहीं करने देंगे बेटा। और तुमने तो कहा था कि अब तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी, तो फिर से तुम यहाँ रहने की जिद क्यों कर रही हो? अंतरा को बड़े घर में रहने का बहुत ज्यादा शौक था। वह विला हद से ज्यादा बड़ा था। अंतरा के दिल में एक लालच था वहां रहने का, इसलिए उसने मुंह फुलाकर कहा, मैं भी त्रिशा की तरह भले घर में रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अगर मैं उनसे सॉरी बोलूंगी तो क्या वह मुझे यहाँ रहने देंगे और मुझे यहाँ खेलने देंगे? इसके जवाब में रोहित ने कहा, बेटा हम इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पहले आप जाओ और दानिश सर से सॉरी बोल दो, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। ये सुनकर अंतरा अब सोफे से उतरकर और अपने दोनों छोटे हाथों को कमर पर बांधते हुए मुंह फुलाकर बोली, ऑलराइट, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बदले मुझे इस भले से घर में भी रहना है। ये कहकर वह सीधे उस तरफ बढ़ गई जहां पर दानिश गया था। तो वही नमन और रोहित यह सब कुछ सुनकर हैरान थे। नमन ने हैरानी से कहा, पता नहीं इस लड़की के दिमाग पर बड़े से घर में रहने का क्या भूत सवार है। हमारा विला भी तो बड़ा है, अगर एक बार यह वहां रहेगी तब वह यहां रहने के लिए जिद छोड़ देगी। लेकिन तभी रोहित ने मुंह बनाकर कहा, हमारा विला इतना भी बड़ा नहीं है जितना यह विला बड़ा है। कोई भी बच्चे का यहाँ रहने का मन करेगा। यहाँ कितनी सारी फैसिलिटीज है, और तो और दानिश सर ने उसे आइसक्रीम भी दिया है, इसलिए यह और भी ज्यादा यहाँ से जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दानिश सर उसे माफ कर दे। इधर स्टडी रूम में दानिश इस वक्त सोफे पर अपना गिटार लेकर बैठा हुआ था। वो गिटार की ट्यून को सेट कर रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे करके खुलने लगा। दानिश की भी तन गई और उसने गुस्से के साथ कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, आप सब नोक नहीं कर सकते अंदर आने से पहले। लेकिन वह ये कह रहा था कि तभी उसकी नजर छोटी सी परछाई पर गई और उसकी भौहें आपस में चढ़ गई। इस वक्त गेट पर अंतरा खड़ी थी और वह टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही थी। दानिश उसे देखकर तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, तो तुम फाइनली आ ही गई मुझसे सॉरी बोलने। अंतरा धीरे धीरे करके अंदर आए और अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी उसकी नजर चारों तरफ गई। चारों तरफ किताबें ही किताबें थी और बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी। उन्हें देखकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं? इसके जवाब में दानिश घमंड के साथ बोला, या ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं हूं।
ये सुनकर अंतरा ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन मैं कहाँ स्टूपिड हूँ। मैं भी पढ़ाई करती हूँ, बस मैं कभी फर्स्ट नहीं आ पाती अपने क्लास में। ये सुनकर दानिश अंतरा को हैरानी से घूरने लगा, क्योंकि अंतरा इस बात को ऐसे बता रही थी जैसे कि वह कितना ज्यादा महान काम कर चुकी है। दानिश उसे घूरने लगा। फिर तभी अंतरा की नज़र दानिश के हाथ पर मौजूद गिटार पर गई। गिटार को देखते ही अंतरा की आंखों में चमक आ गई। वह भूल चुकी थी कि वह यहाँ पर सॉरी बोलने आई थी, बल्कि अब वह गिटार की तरफ दौड़ाई। उसे अपनी तरफ आते देख दानिश की मुँह चढ़ गई। उसने चिढ़कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो, तुम्हें सिर्फ इतना करना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। यह मेरा पर्सनल स्पेस है, यहाँ मैं किसी को आने नहीं देता। लेकिन अंतरा को दानिश की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह डायरेक्ट गिटार के पास आए और दानिश से झटके से गिटार को छीनते हुए बोली, मैं इससे बजाऊंगी। मैंने टीवी में देखा है इसे कैसे बजाते हैं और फिर मैं डांस कर लूंगी। दानिश ने अचानक से जब उसके हाथ में गिटार देखा और अपने हाथ से गिटार को छूटते देखा तो उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गिटार काफी बड़ा था और अंतरा के छीनने से अंतरा उसे संभाल नहीं पाए और वह गिटार सहित सीधे जमीन पर धम्म से जा गिरी। गिटार उसके मुंह पर था और वह जमीन पर अपने छोटे छोटे हाथ पैर को फैलाकर लेट चुकी थी और वही दानिश उसकी इस हालत को देखकर गहरी सांस ले लिया। लेकिन अंतरा अभी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये बहुत भारी है, इसे मेरे मुंह पर से हटाओ, मेरा प्यारा सा चेहरा खराब हो जाएगा, प्लीज इसे जल्दी से हटाओ। दानिश ने उसकी इस बात को सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली और बोला, किसने कहा था तुमसे मेरे गिटार को इस तरह छीनने को? अब तुमने इसे इस तरह लिया है तो इसी तरह तुम्हें सजा भी मिलेगी। ये कहते हुए वह इस तरह उसे घूरने लगा। इस वक्त अंतरा किसी ऑक्टोपस की तरह इधर उधर छटपटा रही थी, लेकिन वह जमीन पर इस तरह छटपटाते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दानिश उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा का छोटा सा चेहरा इस वक्त गिटार से दबा हुआ था। तभी अंतरा ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने अपने इस बुले से गिटार को मुझसे नहीं हटाया तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अंतरा की यह बात सुनते ही दानिश के चेहरे की वह हल्की सी आई मुस्कुराहट भी गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, अगर तुमने इस गिटार को तोड़ने की बात गलती से भी दोबारा कही तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, क्योंकि यह गिटार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। इसी के साथ में वह नीचे झुका और उसने उस गिटार को अपने हाथ में ले लिया और उसे सीधे उसकी जगह पर लेकर जाने लगा और गिटार के हटते ही अंतरा जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। दूसरे ही पाल वह चिल्लाते हुए बोली, आप बोले हैं आपने अपने गिटार को उठाया लेकिन प्याली एंथला को नहीं। ये सुनकर दानिश की भी सिकुड़ गई। वो चलते हुए रुका और अंतरा की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? तुम क्या हो मेरी? तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए ये गिटार मायने रखता है। ये सुनते ही अंतरा का मुंह बड़ा सा फूल गया और वह चिढ़कर बोली, मैं अब आपसे सॉरी भी नहीं बोलगी। यह कहकर वो अपनी जगह से उठी और वहां से फुदकते हुए बाहर जाने लगी तो वहीं दानिश ने उसकी यह बात सुन अपने दांतों को पीस लिया और बोला, ये लड़की जब तक मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं कर देती तब तक इसे चैन नहीं मिलता। ये कहते हुए उसने गिटार को उसकी जगह पर रखा और सीधे अंतरा के पीछे जाते हुए बोला, हे स्टॉप इट, सॉरी बोलो मुझसे। जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलती मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। सॉरी बोलो मुझे। ये कहते हुए वह अंतरा के पीछे जाने लगा तो वही अंतरा अब एक बार फिर से दानिश को परेशान करते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। लेकिन अंतरा अभी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, ये बहुत भारी है, इसे मेरे मुंह पर से हटाओ, मेरा प्यारा सा चेहरा खराब हो जाएगा, प्लीज इसे जल्दी से हटाओ। दानिश ने उसकी इस बात को सुनकर अपनी भौहें चढ़ा ली और बोला, किसने कहा था तुमसे मेरे गिटार को इस तरह छीनने को? अब तुमने इसे इस तरह लिया है तो इसी तरह तुम्हें सजा भी मिलेगी। ये कहते हुए वह इस तरह उसे घूरने लगा। इस वक्त अंतरा किसी ऑक्टोपस की तरह इधर उधर छटपटा रही थी, लेकिन वह जमीन पर इस तरह छटपटाते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। दानिश उसे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा का छोटा सा चेहरा इस वक्त गिटार से दबा हुआ था। तभी अंतरा ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, अगर आपने अपने इस बुले से गिटार को मुझसे नहीं हटाया तो मैं इसे तोड़ दूंगी। अंतरा की यह बात सुनते ही दानिश के चेहरे की वह हल्की सी आई मुस्कुराहट भी गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ कहा, अगर तुमने इस गिटार को तोड़ने की बात गलती से भी दोबारा कही तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, क्योंकि यह गिटार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। इसी के साथ में वह नीचे झुका और उसने उस गिटार को अपने हाथ में ले लिया और उसे सीधे उसकी जगह पर लेकर जाने लगा और गिटार के हते ही अंतरा जल्दी जल्दी सांस लेने लगी।
दूसरे ही पाल वह चिल्लाते हुए बोली, आप बोले हैं आपने अपने गिताल को उठाया लेकिन प्याली अंतला को नहीं। ये सुनकर दानिश की भी सिकुड़ गई। वो चलते हुए रुका और अंतरा की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें क्यों उठाऊं? तुम क्या हो मेरी? तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए ये गिटार मायने रखता है। ये सुनते ही अंतरा का मुंह बड़ा सा फूल गया और वह चिढ़कर बोली, मैं अब आपसे सॉरी भी नहीं बोलगी। यह कहकर वह अपनी जगह से उठी और वहां से फुदकते हुए बाहर जाने लगी। तो वहीं दानिश ने उसकी यह बात सुन अपने दांतों को पीस लिया और बोला, ये लड़की जब तक मुझे फ्रस्ट्रेटेड नहीं कर देती तब तक इसे चैन नहीं मिलता। ये कहते हुए उसने गिटार को उसकी जगह पर रखा और सीधे अंतरा के पीछे जाते हुए बोला, हे स्टॉप इट, सॉरी बोलो मुझसे। जब तक तुम मुझसे सॉरी नहीं बोलती मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। सॉरी बोलो मुझे। ये कहते हुए वह अंतरा के पीछे जाने लगा। तो वही अंतरा अब एक बार फिर से दानिश को परेशान करते हुए इधर से उधर दौड़ने लगी। क्या बोलेगी अंतरा? सॉरी। दानिश को सेकंड चैप्टर रात को आएगा। इस वक्त अंतरा पूरे हॉल में इधर से उधर दौड़ रही थी। तो वहीं दानिश उसके पीछे गुस्से से आते हुए बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अगर मैंने दोबारा से तुम्हें पकड़ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन अंतरा को जैसे दानिश की कोई परवाह ही नहीं। वह लगातार इधर से उधर फुदक रही थी। तभी उसकी नज़र खुले दरवाजे पर गई। मेन गेट खुला हुआ था। ये देखते ही अंतरा अब डायरेक्ट बाहर की तरफ निकल पड़ी। उसे बाहर जाते देख दानिश के भाव बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, डोर किसने खोला? नौकर जल्दबाजी के साथ आया और अपना सिर नीचे झुकाते हुए बोला, सर हमने ध्यान नहीं दिया, हमें माफ कर दीजिए। दानिश ने दांत पीसकर कहा, अगर वह लड़की कहीं भी गई तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए वह सीधे अंतरा के पीछे बाहर की तरफ निकल पड़ा। इधर अंतरा अभी भी पूरी ताकत से गेट की तरफ दौड़ रही थी। उसने खुद से कहा, मैं अब वैम्पायर से दूर चली जाऊंगी। वह मुझे ना तो पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे सजा दे पाएंगे। ये कहकर वह जैसे ही गेट के पार होने को आगे बढ़ी, उसी वक्त वह अचानक से किसी के पैरों से टकराई, क्योंकि वह नीचे देखकर चल रही थी। इसलिए उसने ऊपर नहीं देखा और वह नीचे देखते देखते उस इंसान के पैरों टकराकर सीधे जमीन पर जा गिरी। उसके जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से एक आह निकल गई। वो तुरंत गुस्से से बोली, मुझे चोट लग गई, मुझे गिला दिया आपने। ये कहकर उसने जैसे ही अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाए, उसके सामने ध्रुव खड़ा था। ध्रुव को देखते अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक्साइटमेंट के साथ कहा, अले ये तो आप है। और अभी वह आगे कुछ रिएक्ट कर पाती, उससे पहले ही एक जोर की आवाज आए, अंतरा तुम यहाँ हो। अंतरा ने जैसे ही उस आवाज को सुना, वह भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत ध्रुव के पीछे आ रहे दृश्यम को देखा। दृश्यम को देखते ही अंतरा की आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक आ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए दृश्यम की तरफ जाते हुए बोली, दोस्त दोस्त तुम आ गए, तुम आ गए दोस्त। ये कहते हुए वह सीधे दृश्यम की तरफ बढ़ी और वह दोनों ही एक दूसरे को हक कर लिए। ध्रुव उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया और बोली, फाइनली अब जाकर मैं दृश्यम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। ये कहते हुए वह उन दोनों को ही देखने लगा जो अब एक दूसरे को कसकर हक किए हुए थे। तभी दृश्यम ने खुशी के साथ कहा, अंतरा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो वही अंतरा ने भी खुशी के साथ कहा, हाँ मैंने भी तुम्हें ढूंढ लिया। पर तुम पहले मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि जब मुझसे तुम्हारा नाम पूछते हैं तो मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। अंतरा की यह बात सुनकर दृश्यम का मुंह बन गया। उसने अंतरा को घूरते हुए कहा, हम तो दोनों दोस्त हैं ना, फिर तुम हमारा नाम तो तुम मेरा नाम कैसे भूल सकती हो? ये सुनकर अंतरा अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर बोली, वो मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूं ना, अब जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ। ये सुनकर दृश्यम अपने मुंह बनाकर कहा, मेरा नाम दृश्यम है। ये कहकर वह फिर से अंतरा को हक कर लिया और प्यार से बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें। अंतरा के चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल थी। वह भी दृश्यम को हक करके खड़ी थी और ध्रुव अभी भी उन दोनों को मुस्कुरा कर देख रहा था। पर अचानक से कोई गुस्से के साथ उनकी तरफ बढ़ा और उसने दूसरे ही पल अंतरा और दृश्यम को एक दूसरे से अलग कर दिया। अंतरा एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाए। उसने जल्दबाजी के साथ अपना छोटा सा सिर ऊपर उठाया और उसने जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो एक पल के लिए डर गई। सामने दानिश इस वक्त किसी शैतान की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दानिश को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर अंतरा ने तुरंत दृश्यम के हाथ को कसकर पकड़ लिया और वह जल्दी से बोली, दृश्यम चलो हम यहाँ से भागते हैं, वैम्पायर आ गए हैं, वह हमें सजा देंगे, चलो जल्दी।
ये कहकर वह दृश्यम को अपने साथ लेकर दौड़ने लगी। तो वहीं दृश्यम ने भी जब दानिश को देखा तो वह भी एक पल के लिए डर गया, क्योंकि दृश्यम भी दानिश से डरा करता था। दानिश ज्यादा वक्त उसके साथ नहीं बीतता था, लेकिन जितने वक्त में उसके साथ रहता था वह हमेशा नाखुश रहता था। इसलिए दृश्यम को दानिश से डर लगता था। और वही अंतरा जब वह उसे लेकर दौड़ने लगी तो दानिश के भाव और भी ज्यादा खराब हो गए। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अभी के अभी रुक जाओ तुम दोनों। अंतरा ने तो दानिश की बातों का जवाब नहीं दिया। वह उसकी बात को सुनने के बावजूद भी दौड़ रही थी, लेकिन दृश्यम दानिश की आवाज से ही एकदम से रुक गया। वह दानिश की बातें बहुत ज्यादा सुनता था और मानता था। दानिश अगर कह दे कि वह सारी रात ना सोए और जागता रहे तो वह सारी रात जागता था। तो वही अंतरा ने जब दृश्यम को रुकते हुए देख उसने जल्दी से कहा, तुम लोग क्यों गए, जल्दी चलो यहाँ से, वैम्पायर हमें सजा देंगे, जल्दी भागो चलो। ये कहकर उसे खींचने लगी, लेकिन दृश्यम ने डरते हुए कहा, नहीं अंतरा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, भाई गुस्सा करेंगे। ये सुनकर अंतरा अपनी छोटी छोटी भौहें को सिकुड़ते हुए बोली, यही तो मैं भी कह रही हूँ, वह गुस्सा करेंगे, वह सजा देंगे, इसलिए चलो हम दोनों भाग चलते हैं, जिससे हम दोनों अच्छे से खेल पाए, वरना वैम्पायर हमें खेलने नहीं देंगे। ये सुनकर दृश्यम ने फिर भी अपना सिरनामे हिला दिया। तो वही दानिश ने उनके हाथों को एक दूसरे के हाथों में देखा, जिसे देखकर वह गुस्से के साथ आगे बढ़ा। दूसरे पल उसने अंतरा के हाथ को दृश्यम के हाथ से अलग कर दिया। ये देखते अंतरा जोर से चिल्लाए, मेरा दोस्त है वो। लेकिन दानिश ने उसके छोटी सी कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम किसी को भी टच नहीं करोगी, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? चुपचाप अब घर के अंदर जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी से मिलने की। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वह चिढ़कर बोली, पल मेरा दोस्त आया है और मैं अब अपने दोस्त के साथ खेलूंगी। ये सुनते ही दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्या तुम मेरे भाई को अपना दोस्त बता रही थी? क्या ये वही दोस्त है जिससे तुम मिलना चाहती थी? इसके जवाब में दूसरे पल अंतरा ने अपना सिर हिला दिया और वह जल्दी से खुशी से बोली, हाँ ये वही है जिसे मैं अपना दोस्त बता रही थी। हम दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और अब हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं, इसलिए हम दोनों साथ में खेलेंगे, छोड़िए मुझे। ये कहकर वह फिर से अपने हाथ को छुड़ाने लगी और दृश्यम की तरफ जाने लगी, लेकिन दूसरे ही पल उसके हाथ और पैर हवा में झूलने लगे। अंतरा को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। उसने मासूमियत से लेकिन कंफ्यूजन में कहा, क्या मैं स्पाइडरमैन बन गई? क्या मैं अब हवा में उड़ नहीं हूँ? वाओ, मुझे हवा में उड़ाओ, मेरे दोस्त के पास लेकर जाओ। ये कहकर वह हवा में अपने हाथ पर चलाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगी। दानिश, जिसने उसे हवा में ऊपर उठाया था और वह गुस्से से उसे देख रहा था, उसने दांत पीसकर कहा, स्टॉप इट। अब अगर तुमने मुझे इरिटेट किया तो मैं तुम्हें इसी तरह जमीन पर पटक दूंगा। जैसे ही दानिश की आवाज अंतरा के कान में गई, अंतरा एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और वह तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मुझे आपसे डर लगता है, अंतला को चोट लग जाएगी ना। ये कहकर वह घबराते हुए दानिश को देखने लगी। तो वहीं दृश्यम में जब दानिश की बात सुनी और अंतरा को ऐसी हवा में देखा तो वह दूसरे पल दानिश से बोला, भाई प्लीज मेरी दोस्त को नीचे उतार दीजिए, उसे सजा मत दीजिए, मैं उसे समझा दूंगा, वह आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन प्लीज भाई उसे नीचे उतार दीजिए। दृश्यम की यह बात सुनकर उसकी आंखों में अंतरा के लिए परेशानी देखकर दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और एक बात, तुम उससे आज इसी वक्त दोस्ती तोड़ रहे हो, तुम्हारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। दानिश की यह बात सुनते ही दृश्यम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं भाई, वो मेरी दोस्त है, मैं उससे अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। तो वहीं अंतरा ने भी जब दानिश की यह बात सुनी तो वह गुस्से से बोला, हाँ दृश्यम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती नहीं तोड़ूंगी, समझे आप? ये सुनकर दानिश ने अब गुस्से के साथ कहा, लेकिन मेरे रहते हुए तुम्हारा कोई भी लड़का दोस्त नहीं हो सकता। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, दृश्यम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह हिम्मत करते हुए बोला, भाई अंतरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आज तक मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की, पहली बार मैंने अंतरा से दोस्ती की है, प्लीज उसे मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दानिश ने अपने होठों को भीते हुए कहा, वह कोई खिलौना नहीं है, जो तुम्हें पसंद है तो उसे तुम्हें दे दो, खेलने के लिए वह मेरी है और वह किसी को भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही अब दृश्यम एकदम से चुप हो गया। अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दूर खड़ा ध्रुव ये सब कुछ सुन भी रहा था और वह समझ भी रहा था, और उसकी नज़र दानिश की आंखों पर भी अच्छे से टिकी हुई थी।
वह कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लेकर बोला, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते हुए वह सीधे दानिश की तरफ बढ़ा। वहीं दानिश अंतरा को अपने गोद में लेकर सीधे अंदर की तरफ जाने लगा। ये देखकर अंतरा तुरंत अपने हाथ पैर इधर से उधर चलाते हुए बोली, मुझे मेरे दोस्त के पास वापस जाने दो। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मेरा दोस्त वापस आ गया। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। वहीं दृश्यम भी तुरंत दानिश के पीछे छे दौड़ते हुए बोला, भाई मुझे मेरी दोस्त दे दो। आप मेरी दोस्त को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। प्लीज भाई उसे दे दो भाई। ये कहकर वह उसके पीछे जाने लगा। तो वहीं ध्रुव ये सब कुछ देखकर आगे बढ़ा और उसने दृश्यम को पकड़कर कहा, दृश्यम पहले तुम शांत हो जाओ, तुम इस तरह परेशान मत हो। तभी दृश्यम रोने लगा और रोते हुए बोला, लेकिन दानिश भाई मुझे मेरी दोस्त को नहीं दे रहा है, उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह मुझे पसंद नहीं करते इसलिए ऐसा कर रहे हैं? प्लीज भाई आप दानिश भाई से कहो ना कि वह मुझे उसे दे दे। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी उनके सामान के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगा और ना ही मैं उन्हें परेशान करूंगा। प्लीज। उसकी आंखों में आंसू देखकर ध्रुव के भाव बदल गए। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और दानिश को देखते हुए बोला, दानिश ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा अंतरा के साथ? मैं देख रहा हूं तुम उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो गए हो। इतना ओवरजेसिवनेस भी अच्छा नहीं है। वह एक इंसान है, तुम्हारी कोई चीज नहीं जिसे तुम इस तरह अपने पास कैद करके रखना चाहते हो। ध्रुव की यह सारी बातें सुनते ही दानिश के कदम जो अंदर की तरफ जा ही रहे थे वह एक पल के लिए थम गए। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। दृश्यम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह हिम्मत करते हुए बोला, भाई अंतरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज तक मैंने किसी से भी दोस्ती नहीं की, पहली बार मैंने अंतरा से दोस्ती की है। प्लीज उसे मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दानिश ने अपने होठों को बीचते हुए कहा, वह कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हें पसंद है तो उसे तुम्हें दे दो। खेलने के लिए वह मेरी है और वह किसी को भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही अब दृश्यम एकदम से चुप हो गया। अंतरा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दूर खड़ा ध्रुव ये सब कुछ सुन भी रहा था और वह समझ भी रहा था और उसकी नज़र दानिश की आंखों पर भी अच्छे से टिकी हुई थी। वो कुछ सोचकर अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लेकर बोला, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते हुए वह सीधे दानिश की तरफ बढ़ा। वहीं दानिश अंतरा को अपने गोद में लेकर सीधे अंदर की तरफ जाने लगा। ये देखकर अंतरा तुरंत अपने हाथ पैर इधर से उधर चलाते हुए बोली, मुझे मेरे दोस्त के पास वापस जाने दो। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मेरा दोस्त वापस आ गया। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। वहीं दृश्यम भी तुरंत दानिश के पीछे पीछे दौड़ते हुए बोला, भाई मुझे मेरी दोस्त दे दो। आप मेरी दोस्त को ऐसे लेकर नहीं जा सकते। प्लीज भाई उसे दे दो भाई। ये कहकर वह उसके पीछे जाने लगा। तो वहीं ध्रुव ये सब कुछ देखकर आगे बढ़ा और उसने दृश्यम को पकड़कर कहा, दृश्यम पहले तुम शांत हो जाओ, तुम इस तरह परेशान मत हो। तभी दृश्यम रोने लगा और रोते हुए बोला, लेकिन दानिश भाई मुझे मेरी दोस्त को नहीं दे रहा है, उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह मुझे पसंद नहीं करते इसलिए ऐसा कर रहे हैं? प्लीज भाई आप दानिश भाई से कहो ना कि वह मुझे उसे दे दे। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं कभी उनके सामान के साथ मिसबिहेव नहीं करूंगा और ना ही मैं उन्हें परेशान करूंगा। प्लीज। उसकी आंखों में आंसू देखकर ध्रुव के भाव बदल गए। वो गुस्से से अपनी जगह से उठा और दानिश को देखते हुए बोला, दानिश ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा अंतरा के साथ? मैं देख रहा हूं तुम उसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव हो गए हो। इतना ओवरजेसिवनेस भी अच्छा नहीं है। वह एक इंसान है, तुम्हारी कोई चीज नहीं जिसे तुम इस तरह अपने पास कैद करके रखना चाहते हो। ध्रुव की यह सारी बातें सुनते ही दानिश के कदम जो अंदर की तरफ जा ही रहे थे वह एक पल के लिए थम गए। दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ ध्रुव की बातों का जवाब दिया, जो मेरी चीज होती है मैं उससे शेयर करना पसंद नहीं करता। ध्रुव ने हैरानी से कहा, तो क्या यह अब तुम्हारी हो चुकी है? ये कहते हुए वह अंतरा को देखने लगा जो उसकी गोद में बुरी तरह से कसमसा रही थी। दानिश ने इसके जवाब में घमंड के साथ कहा, हाँ यह अब मेरी हो चुकी है, इस पर अब सिर्फ मेरा हक होगा। ये सुनकर ध्रुव ने कहा, लेकिन क्या तुम इसे जबरदस्ती अपने पास रखोगे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती? तुम्हारे साथ यह किस तरह बिहेव कर रही है, क्या तुम देख नहीं सकते? ये सुनकर दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, आई डोंट थिंक कि इसे मेरे साथ फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी।
बल्कि आपको पता है कि मैं कैसा हूँ। मैं इसे दुनिया की सारी फैसिलिटीज दूंगा। इसे कोई कमी नहीं होगी। ये सुनकर अब ध्रुव हैरत में पड़ गया। वह कुछ सेकंड तक दानिश को यूं ही देखता रहा और उसने कहा, तो क्या इसका मतलब तुम अब उसके साथ सारी जिंदगी बिताओगे? दानिश अंतरा को देख तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं इसके साथ कब तक रहूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब तक ये जिंदा है तब तक यह मेरे साथ रहेगी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, दानिश तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम्हें बस इतना ही समझा सकता हूं कि वह एक इंसान है, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम अपने पास रखना चाहते हो। अभी तो वह छोटी है तो तुम उसे जबरदस्ती अपने पास रख रहे हो, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होगी वैसे वैसे उसे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं आएगा। तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर दानिश की भौहें तन गई। वो अंतरा को घूरने लगा और बोला, अगर इसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं आएगा फिर भी ये जबरदस्ती मेरे साथ रहेगी, और अभी मैं फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं अपना फ्यूचर खुद लिखूंगा। ये सुनकर अब ध्रुव खामोश हो गया, लेकिन तभी दृश्यम ने बहुत ही ज्यादा उदासी के साथ कहा, भाई प्लीज, मेरी आज तक कोई फ्रेंड नहीं थी। मैंने पहली बार अंतरा को अपना फ्रेंड बनाया है। उसे मुझे दे दीजिए प्लीज भाई। मैं अंतरा के साथ अच्छे से खेलूंगा, उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा और ना ही उसे रुलाऊंगा। प्लीज भाई। ये सुनकर दानिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, मैं उसे किसी के करीब नहीं जाने दूंगा, फिर वह चाहे तुम मेरे भाई ही क्यों ना हो। ये सुनकर अब दृश्य की आंखों में आंसू आ गए। वह ध्रुव की तरफ मासूमियत से देखकर बोला, बड़े भाई आप भाई को समझाए ना, वह मुझे अंतरा के साथ क्यों नहीं दोस्ती करने दे रहे हैं। ये कहते हुए वह ध्रुव के पैरों को पकड़कर हिलाने लगा। वही ध्रुव कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर आखिर में उसने अंतरा की तरफ देखकर कहा, अंतरा क्या तुम दृश्य के साथ दोस्त बनकर रहना चाहती हो? अंतरा जो लगातार दानिश की गोद से उतरने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव की यह बात सुनते ही उसने तुरंत कहा, हाँ मैं दृश्यम के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ और मैं हमेशा इसकी दोस्त बनकर रहूंगी, पर यह वैम्पायर मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं करने दे रहे हैं। प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे दृश्यम के साथ रहना है। मैं उसके साथ खेलूंगी, उसके साथ स्कूल जाऊंगी और उसके साथ मैं बहुत शैतानियां करूंगी और उसके साथ मैं लड्डू भी चलाऊंगी। मैं उसे चोली करना भी सिखा दूंगी। उसकी यह बात सुनकर दानिश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, ओहो तुम चोरी भी करती हो? अंतरा ने ये सुनकर तुरंत अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए कहा, हाँ पल मैं लड्डू चिल्लाती हूँ। मुझे लड्डू चोली कल के खाने में बहुत मजा आता है। इसके जवाब में दृश्यम ने भी तुरंत कहा, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ लड्डू चोरी करूंगा, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन तभी दानिश उनके बीच आते हुए बोला, लेकिन जब मैं तुम दोनों को एक साथ रखूंगा तब तुम दोनों ये सब कुछ कर पाओगे ना? ये सुनकर अब अंतरा और दृश्य दोनों ही बहुत ही मासूमियत से टुकुर टुर दानिश को देखने लगे। दानिश किसी विलेन से कम नहीं था, वह जो कहता था वह करके रहता था। उसकी आंखों में इसी उम्र से ही कोई इंसानियत नहीं थी। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो वह एक बेरहम इंसान था, एक ऐसा बेरहम इंसान जो अपनी खुद की फैमिली के लिए भी सगा नहीं था। तभी ध्रुव ने आखिर में दानिश से कहा, दानिश मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि किसी के साथ तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अंतर्दृश्य से दोस्ती रखना चाहती है तो तुम उसे रखने दो। कौन सा दृश्य हर रोज उससे मिलेगा? हफ्ते में मैं एक बार उसे यहाँ लेकर आऊंगा और वह दोनों एक साथ खेल लेंगे। इसके अलावा दृश्य ना तो अंतरा के करीब जाएगा और ना ही अंतरा उसके ज्यादा करीब जाएगी। मुझे नहीं पता तुम किस चीज के लिए इनसिक्योर हो रहे हो, लेकिन अभी अंतरा बहुत छोटी है। क्या पता आगे जब वह बड़ी हो तो वह तुम्हारे बारे में सोचना ही छोड़ दे। और वैसे भी जिस तरह वह अभी तुमसे डर रही है, आगे चलकर भी वह तुमसे सिर्फ डरेगी ही। ये सब सुनकर दानिश अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए बोला, क्या वाकई आप सिर्फ वीकेंड में यहाँ आएंगे? इसके जवाब में दृश्य ने तुरंत कहा, हाँ भाई हम प्रॉमिस करते हैं, हम सिर्फ वीकेंड में यहाँ आएंगे और मैं अंतरा के साथ सिर्फ क्रिकेट खेलूंगा। प्लीज मुझे उससे दोस्ती रखने दीजिए प्लीज प्लीज। ये कहकर वह फिर से रिक्वेस्ट करने लगा। तभी दानिश ने अंतरा को घूरते हुए कहा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इसके ज्यादा करीब नहीं जाओगे, तुम सिर्फ इसके साथ खेलोगी और कोई गंदे काम नहीं करोगी या ना ही कोई गंदी आदतें सीखोगी। अंतरा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, पल मैं तो लड्डू चूल्हा कल खाऊंगी। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुरा दिया और बोला, ऑलराइट अब सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं हर वीकेंड यहाँ पर दृश्य को लेकर आऊंगा और दृश्य और अंतरा एक दूसरे के साथ खेलेंगे।
लेकिन अभी के लिए दानिश तुम अंतरा को छोड़ दो, जिससे वह दोनों जाकर खेल सके, और वैसे भी मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनकर दानिश अपनी बाहें चढ़ाकर बोला, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। तभी ध्रुव ने परेशान होकर कहा, दानिश, उसे तुमसे कोई छीन नहीं रहा है, और वैसे मैं तो बस उसे उसके साथ खेलने के लिए कह रहा हूं, और वैसे भी मुझे डैड से रिलेटेड तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब तो तुम मेरे साथ चलोगे ना? ये सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अंतरा को घूरते हुए कहा, ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, और अभी तुमने मुझसे सॉरी भी नहीं बोला है, इसलिए चुपचाप खेलने के बाद मुझे सॉरी बोल देना, अदरवाइज। ये कहते कहते उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, और उसने उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया, और वह सीधे वहां से अंदर की तरफ बढ़ गया। वही ध्रुव जाते हुए अंतरा और दृश्य को देखकर बोला, अब तुम दोनों अच्छे से खेलो। अंतरा और दृश्य दोनों एक्साइटमेंट में अपना सिर हिलाते हुए गार्डन की तरफ बढ़ गए, और इधर ध्रुव अंदर की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ अनाथालय के ऑफिस में इस वक्त राकेश जी अपनी चेयर पर बैठे कुछ फाइल पढ़ रहे थे। तभी वहां पर नमन और रोहित अंदर आए। उन दोनों को देखकर राकेश जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे आप आइए ना। ये कहते हुए राकेश जी ने नमन और रोहित की तरफ चेयर खिसका दी। नमक रोहित चेयर पर बैठ गए, और नमन ने कहा, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? इसके जवाब में राकेश जी ने हल्के से खांसते हुए कहा, पहले से मैं बेहतर हूं। तभी रोहित ने कहा, आपको पता है ना कि हम यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आपने उसकी तैयारी कर ली है? इसके जवाब में राकेश जी ने कहा, हाँ, मैंने इसके लिए तैयारी भी कर ली है, और सारे फॉर्मेलिटी पेपर भी कंप्लीट कर लिए हैं, और मैंने इस पर अंतरा के अडॉप्शन के लिए साइन भी कर दिए हैं। अब आप भी इस पर साइन कर दीजिए। इसके बाद अंतरा को आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुनकर नमन और रोहित की आंखों में एक खुशी आ गई। वह खुशी जो उन दोनों के बाप बनने की थी। वह दोनों इतने ज्यादा खुश थे कि रोहित ने उनसे पेपर को लेते हुए कहा, मैं अभी के अभी इन पर साइन करूंगा। नमन भी मुस्कुरा दिया, और वह दोनों एक एक करके उस अडॉप्शन पेपर पर साइन करने लगे। साइन करने के बाद राकेश जी ने उदासी के साथ कहा, आज से हमने अपनी अंतरा को आप दोनों को सौंप दिया। आप दोनों पर मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जितने वक्त से मैं आप दोनों को जानता हूं, मुझे इतना तो पता है कि आप दोनों हमारी अंतरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैंने पहले ही उसके बारे में आप सबको सब कुछ बता दिया है। वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, गुस्सा उसके नाक पर रहता है, और वह थोड़ी शैतानियां भी करती है, शरारती भी बहुत है। लेकिन इन सब बुराइयों के बीच एक बात उसके अंदर बहुत अच्छी है। वह बहुत ही प्यारी और मासूम है, दिल की बहुत नर्म है। वह दूसरों को परेशान देख खुद भी परेशान हो जाती है, फिर वह चाहे सामने वाला उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। उसके अंदर यह सारी क्वालिटी है जो उसे इस पूरे आश्रम के बच्चों में सबसे अलग बनाती है। वह बहुत नर्म दिल की है, इसलिए आप सब प्लीज उसकी इस मासूमियत का अच्छे से ख्याल रखिएगा। उसकी इस मासूमियत का कोई गलत इंसान फायदा ना उठा पाए। ये सुनते ही नमन और रोहित के दिमाग में सबसे पहले दानिश का चेहरा आया। दानिश के चेहरा आते ही वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और नमन ने धीरे से कहा, क्या जो मैं सोच रहा हूं वही तुम भी सोच रहे हो? इसके जवाब में रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूं। वह दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ सोच रहे थे। तभी राकेश जी ने नासमझी में कहा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। ये सुनते ही नमन ने जल्दबाजी के साथ कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब हमारे घर में एक छोटी सी मेहमान आ चुकी है, और वह मेहमान अब जिंदगी भर के लिए हमारे घर पर रहने वाली है। हम बता नहीं सकते कि अंतरा को अडॉप्ट करके हम कितने ज्यादा खुश हैं। ये सुनकर रोहित ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अब हमें जिंदगी भर अंतरा का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि अंतरा के एक डैड नहीं बल्कि दो डैड होंगे, और हम दोनों डैड मिलकर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सुनकर राकेश जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, मानना पड़ेगा, अंतरा की किस्मत बहुत अच्छी है। उसे एक बाप का नहीं बल्कि दो बाप का प्यार मिलेगा। सच में मेरी बच्ची अब बहुत खुश रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी उन ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है कि वह एक अच्छे स्कूल में पढ़े। ये सुनकर नमन और रोहित ने तुरंत कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी हैसियत से बढ़कर उसे प्यार देंगे और उसे वह खुशी देंगे जो वह डिव करती है। ये सुनकर राकेश जी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद नमन और रोहित ने उस अडॉप्शन पेपर को लिया और वह वहां से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकले, सामने लीना खड़ी थी।
लीना को देखकर नमन और रोहित दूसरी तरफ से जाने लगे क्योंकि वह दोनों उसे नहीं जानते थे। लेकिन तभी लीना ने गुस्से के साथ कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उस तूफान को गोद लेकर। लीना की यह बात सुनते ही नमन और रोहित के कदम रुक गए। ये सुनकर रोहित ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अब हमें जिंदगी भर अंतरा का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि अंतरा के एक डैड नहीं बल्कि दो डैड होंगे और हम दोनों डैड मिलकर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सुनकर राकेश जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, मानना पड़ेगा अंतरा की किस्मत बहुत अच्छी है। उसे एक बाप का नहीं बल्कि दो बाप का प्यार मिलेगा। सच में मेरी बच्ची अब बहुत खुश रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी उन ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है कि वह एक अच्छे स्कूल में पढ़े। ये सुनकर नमन और रोहित ने तुरंत कहा, आप फिक्र मत कीजिए। हम अपनी हैसियत से बढ़कर उसे प्यार देंगे और उसे वह खुशी देंगे जो वह डिव करती है। ये सुनकर राकेश जी मुस्कुरा दिए, जिसके बाद नमन और रोहित ने उस अडॉप्शन पेपर को लिया और वह वहां से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकले सामने लीना खड़ी थी। लीना को देखकर नमन और रोहित दूसरी तरफ से जाने लगे क्योंकि वह दोनों उसे नहीं जानते थे। लेकिन तभी लीना ने गुस्से के साथ कहा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो उस तूफान को गोद लेकर। लीना की यह बात सुनते ही नमन और रोहित के कदम रुक गए। नमन और रोहित ने जैसे ही लीना की यह बात सुनी, उनके कदम रुक गए और वह नासमझी में लीना की तरफ देखने लगे। तभी लीना ने गुस्से के साथ कहा, जिस लड़की को तुम सब ने अभी अडॉप्ट किया है, जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। ये सुनकर अब नमन और रोहित ने नासमझी में कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में लीना ने मुस्कुराकर कहा, इंसान हूं इसलिए इंसानियत के नाते बस मैं तुम दोनों को यही समझाऊंगी कि उस अंतरा को अगर तुम दोनों अडॉप्ट करके अपने घर लेकर जा रहे हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वह एक बिगड़ी हुई औलाद है। उसके पास जरा भी ना तो बोलने की तमीज है और ना ही बड़े लोगों के साथ उसने बैठने की। तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे घर के दिख रहे हो और सुनने में आया है कि तुम दोनों ओबरॉय खानदान के बहुत ही भरोसेमंद इंसान हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम दोनों उस लड़की को अडॉप्ट ना करो, वरना तुम दोनों लोगों को बहुत परेशानी होगी आगे चलकर। लीना की यह बात सुनकर अब नमन और रोहित दोनों हैरान हो गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी रोहित ने कहा, क्यों ऐसा क्या किया अंतरा ने जो आप उसके लिए ऐसा बोल रही हैं? ये सुनकर अब लीना ने आसपास देखा और धीरे से बोली, कहना तो नहीं चाहती लेकिन वह इस पूरे आश्रम की बहुत ही बदमाश बच्ची है। वह सबको परेशान करती है, सबके नाक में दम कर रखा है। यहाँ जितने भी परिवार आते हैं कोई भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता, क्योंकि वह बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। इसलिए मैं तुम दोनों को भी समझा रही हूँ, अभी के अभी इन कागजात को वापस कर दो और उसे यही जिंदगी भर आश्रम में सड़ने दो। अब नमन ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराते देख लीना ने कहा, देखो मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो ना हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन नमन ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे समझ आया कि अंतरा को कोई भी फैमिली अडॉप्ट क्यों नहीं करती थी। ये सुनकर लीना मैं ना समझी, मैं कहा क्या मतलब है तुम्हारा? इसके जवाब में अब रोहित ने अकड़ कर कहा, क्योंकि जब भी कोई फैमिली आई थी तुम इसी तरह उनके कान भर देती थी अंतरा के लिए। इसलिए आज तक कोई भी अच्छी फैमिली अंतरा को अपने साथ लेकर जा ही नहीं पाए। अगर तुम पहले ही उनके कान ना भरी होती तो आज बहुत पहले ही वह यहां से जा चुकी होती। ये सुनकर अब लीना एकदम से चुप रह गई। बिना हाथ का उसके चेहरे पर जैसे थप्पड़ पड़ा हो, वह बस नमन और रोहित को देखते रह गई। तभी रोहित ने इसके जवाब में कहा, वैसे सच कहूं तो आपने बिल्कुल ठीक किया जो इतने वक्त से उसके खिलाफ यहां आ रही फैमिली के दिल में जहर घोला, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो अंतरा को कोई ना कोई बड़ी फैमिली जरूर अडॉप्ट कर देती, क्योंकि वह इतनी ज्यादा प्यारी और मासूम है कि कोई भी फैमिली उसे अपने से खुद को रोक ना पाती। पर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए ये काम बहुत आसान कर दिया। अब अंतरा को हमारे अलावा कोई अडॉप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर नमन ने भी मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक कहा रोहित तुमने, हम दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि अंतरा जैसी बेटी हमें नसीब हुई है। आप जैसी औरत एक बेटी की कीमत कभी नहीं समझ सकती। चलो हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना। ये कहकर नमन रोहित वो वहां से लेकर जाने लगा। तो वही लीना ये सब कुछ सुनकर गुस्से से भड़कते हुए बोली, क्या मतलब है तुम दोनों का? तुम दोनों आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि यहाँ आने वाली सभी फैमिली को मैंने भड़काया है? इसके जवाब में नमन और रोहित अभी कुछ कह पाते उससे पहले ही एक आवाज आए, बिल्कुल सही कहा है,
उन दोनों ने तुम ही थी जो आने वाली सभी फैमिली को अंतरा के खिलाफ भड़काती थी। इसलिए कोई भी फैमिली अंतरा को आज तक अडॉप्ट नहीं कर पाई क्योंकि सबने तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा था और ना ही उन्होंने अंतरा की मासूमियत को देखी थी। पर अब जब वह इतने अच्छे इंसान के घर जा रही है और उसकी किस्मत बदलने जा रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए तुम इन दोनों के भी कान भर रही हो। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर वक्त किसी का साथ नहीं देता। इस बार तुम्हारी किस्मत में तुम्हें धोखा दे दिया क्योंकि अंतरा एक अच्छे घर में जा चुकी है। उसे नमन जी और रोहित जी जैसे इतने अच्छे इंसान मिले हैं, वह भी बाप के रूप में। ये सब सुनते ही लीना गुस्से से सामने देखने लगी जहां प्रतिमा मुस्कुराते हुए खड़ी थी। तो वही नमन और रोहित ने जब प्रतिमा को देखा तो उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो प्रतिमा को देखकर बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं और रोहित दोनों ही बहुत खुशनसीब हैं कि हमें अंतरा जैसी बेटी मिली। थैंक यू सो मच। आपने इतने सालों तक अंतरा का ध्यान रखा और हम वादा करते हैं कि अब आने वाली जिंदगी हम उसके साथ बहुत अच्छे से बिताएंगे और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सुनकर प्रतिमा मुस्कुरा दी और बोली, मुझे आपसे यही उम्मीद है। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं और हाँ, किसी भी फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये कहते हुए उनका सीधा निशाना लीना पर था जो गुस्से से अभी भी दांत पीसते हुए देख रही थी। नमन और रोहित वहां से चले गए। उनके जाते ही लीना ने चिल्लाते हुए कहा, प्रतिमा दीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फालतू इंसान बोलने की? बड़े मालिक आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी काम की नहीं हूं। और क्या गलत बताया है मैंने अंतरा के बारे में? जहां तक मुझे पता है मैंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सही कहा है। वह लड़की एक अच्छे परिवार में जाने लायक नहीं है, उसका मोह नहीं है। ये सुनकर अब प्रतिमा ने भी गुस्से के साथ कहा, मोह तो तुम्हारा भी नहीं है इस आश्रम में रहने का जो आश्रम के बच्चों में इस तरह भेदभाव करती हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी आश्रम से धक्के मारकर बाहर निकलवा सकती हूं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूं। और वैसे भी अब अंतरा यहां से जा चुकी है, इसलिए तुम चाहे यहां रहो या ना रहो मुझसे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक अंतरा के लिए मुझे हर वक्त डर लगता था कि कहीं तुम उससे फिर से कोई बातें ना सुना दो। पर अब वह एक अच्छे घर में जा चुकी है, इसलिए मुझे सुकून है। ये कहकर वह वहां से मंदिर की तरफ बढ़ गई। तो वहीं लीना बस गुस्से से कसमसाते हुए अपनी जगह खड़ी रह गई। इधर दूसरी तरफ प्राइवेट विला स्टडी रूम, वहां का माहौल काफी ज्यादा गर्म था। ध्रुव बेहद सीरियस आवाज में दानिश को देखते हुए बोला, दानिश क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारे अंदर सोचने समझने की ताकत जा चुकी है? दानिश ने गुस्से के साथ कहा, भाई मैंने फैसला ले लिया है। ध्रुव ने गुस्से से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, दानिश तुम सच में पागल हो गए हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे वही भाई हो जिस किसी के मरने जीने से फर्क नहीं पड़ता था। कौन किसकी जिंदगी में आ रहा है जा रहा है उसे किसी से लेना देना नहीं था। लेकिन आज मैं एक अलग ही दानिश ओबरॉय को देख रहा हूं। आखिर क्या हुआ 3 दिनों में कि तुम इस तरह से बदल गए? ऐसा क्या जादू किया है अंतरा ने तुम्हारे ऊपर? और वैसे भी वह छोटी बच्ची है, उसके पास अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो बड़े हो, उससे तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? ये सुनकर दानिश ने अब अपनी आंखें बंद कर लिया और गहरी सांस लिया। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद खराब थे। वह सीधे बालकनी की तरफ गया और शाम के वक्त उसे चांद को देखते हुए गहरी आवाज में बोला, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उसे अपने आप से दूर नहीं कर सकता। ध्रुव उसकी यह बात सुन उसे एक तक देखने लगा और बोला, लेकिन दानिश तुम्हें पता है ना कि अगर डैड को गलती से भी इसके बारे में पता चला तो वह क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तुम अपना छोड़ो, वो अंतरा के साथ क्या करेंगे? तुमने इसके बारे में सोचा है? तुम्हें अच्छे से पता है डैड किस तरह के इंसान है। वो तुम्हें तो नहीं लेकिन अंतरा को शायद जिंदा ना छोड़े। ध्रुव ने जैसे ही यह बात कही अचानक से दानिश के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर उसे किसी ने कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं और मेरा किसी के साथ क्या रिश्ता है। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर धवदंग रह गया और वह दानिश को शौक होकर देखकर बोला, वो दानिश ये तुम क्या कह रहे हो? वो हमारे डैडी है। तुम अपने ही डैड को? तभी दानिश ने दांत पीसकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वह मेरे कौन है, लेकिन अगर मेरे मनपसंद चीज को वह मुझसे दूर करेंगे तो मैं इसके लिए उन्हें माफ नहीं करूंगा। वह सिर्फ मेरी है, वह मेरा जुनून पागलपन सब कुछ बन चुकी है। अब मैं उसे खुद से दूर नहीं भेजूंगा, फिर चाहे मुझे क्यों ना सबसे दूर होना पड़े। ये कहकर वह वहां से बाहर निकल गया। तो वही ध्रुव हैरानी से ये सब कुछ सुनता रह गया।
इधर दूसरी तरफ इस वक्त गार्डन में दृश्यम और अंतरा दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खेल रहे थे। दृश्यम अंतरा के पीछे दौड़ रहा था तो वही अंतरा जोरों से भाग रही थी। उन दोनों की खिलखिलाहट पूरे गार्डन एरिया में गूंज रही थी। लेकिन उस गार्डन एरिया के एक पेड़ के पास कोई था जो इस वक्त अंतरा की फोटो क्लिक कर रहा था। इस वक्त उस काले कब्जों में मौजूद इंसान की आंखों में एक अलग ही शैतानियां दिखाई दे रही थी और वह सिर्फ इकलौती अंतरा के ही फोटो को क्लिक कर रहा था। इधर अंतरा इन सब से अनजान दृश्यम के साथ खेलने में बिजी थी। तभी अंतरा ने दृश्यम को पीछे से पकड़ लिया और बोली, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगी और तुम भागोगे, ओके। ये सुनकर दृश्यम हंसने लगा और बोला ओके, जिसके बाद वह भागने लगा और उनका उसके पीछे दौड़ने लगी। पर तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, बहुत हो गया खेल, चुपचाप अब तुम कमरे में जाओ। उस आवाज को सुनते ही अंतरा और दृश्यम एकदम से रुक गए। उन दोनों ने सामने देखा। दानिश इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। दानिश को देखते अंतरा ने चिढ़कर कहा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे और खेलना है। ये कहकर वह वापस से दौड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उसी वक्त उसके हाथ पैर हवा में उठ गए और एक बार फिर से खुद को हवा में देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने दूसरे पल दृश्यम से एक्साइटमेंट से कहा, ये देखो दृश्यम, मैं उड़ रही हूं, क्या तुम भी उड़ सकते हो मेरी तरह? ये कहकर वह हवा में अपने हाथ पैर चलाने लगी। तो वही दृश्यम की नजर से दानिश के ऊपर थी जो अंतरा को हवा में ऊपर उठाए उसे ही घूर रहा था। दृश्यम ने डरते हुए कहा, अंतरा अब रात हो गई है, मुझे भी घर जाना है। मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों खेलेंगे। दृश्यम के ये कहते ही अंतरा के चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ बोली, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, अभी हमने अच्छे से नहीं खेला है और बिना खेले तुम कहीं भी नहीं जाओगे। ये कहकर वह नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन दानिश अभी भी उसे हवा में लटकाए अब उसकी तरफ घूरते हुए बोला, उसे घर जाना है और तुम्हें भी अब पढ़ाई करनी है, कल से तुम भी स्कूल जाओगी, इसलिए चुपचाप जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। ये कहकर उसने एक नौकर की तरफ घूरा। नौकर ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वह अंतरा को जबरदस्ती वहां से लेकर बैकिया की तरफ चला गया। इधर दृश्यम चुपचाप खड़ा बस अंतरा को जाते हुए देखा रहा और फिर तभी दानिश दृश्यम की तरफ मुड़ा और उसे घूरने लगा। दानिश के देखने से दृश्यम ने डरते हुए कहा, भाई मैं घर जा रहा हूं, मुझे भी कल स्कूल जाना है। तभी दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने जा रही है, उसे तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में तुम्हें दे रहा हूं, तुम उससे ज्यादा समझदार हो, गॉट इट? जैसे ही दृश्यम ने ये सुना वो एकदम से हैरान हो गया और दूसरे पल उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इधर अंतरा इन सब से अनजान दृश्यम के साथ खेलने में बिजी थी। तभी अंतरा ने दृश्यम को पीछे से पकड़ लिया और बोली, अब मैं तुम्हें पकड़ूंगी और तुम भागोगे, ओके। ये सुनकर दृश्यम हंसने लगा और बोला ओके, जिसके बाद वह भागने लगा और उनका उसके पीछे दौड़ने लगी। पर तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, बहुत हो गया खेल, चुपचाप अब तुम कमरे में जाओ। उस आवाज को सुनते ही अंतरा और दृश्यम एकदम से रुक गए। उन दोनों ने सामने देखा, दानिश इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। दानिश को देखते अंतरा ने चिढ़कर कहा, अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी मुझे और खेलना। ये कहकर वह वापस से दौड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन उसी वक्त उसके हाथ पैर हवा में उठ गए और एक बार फिर से खुद को हवा में देखकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने दूसरे पल दृश्यम से एक्साइटमेंट से कहा, ये देखो दृश्यम, मैं उड़ रही हूं, क्या तुम भी उड़ सकते हो मेरी तरह? ये कहकर वह हवा में अपने हाथ पैर चलाने लगी। तो वही दृश्यम की नजर से दानिश के ऊपर थी जो अंतरा को हवा में ऊपर उठाए उसे ही घूर रहा था। दृश्यम ने डरते हुए कहा, अंतरा अब रात हो गई है, मुझे भी घर जाना है। मैं नेक्स्ट वीकेंड तुम्हारे पास आऊंगा और फिर हम दोनों खेलेंगे। दृश्यम के ये कहते ही अंतरा के चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो गई और दूसरे पल उसने गुस्से के साथ बोली, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, अभी हमने अच्छे से नहीं खेला है और बिना खेले तुम कहीं भी नहीं जाओगे। ये कहकर वह नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। लेकिन दानिश अभी भी उसे हवा में लटकाए अब उसकी तरफ घूरते हुए बोला, उसे घर जाना है और तुम्हें भी अब पढ़ाई करनी है, कल से तुम भी स्कूल जाओगी, इसलिए चुपचाप जाकर स्कूल जाने की तैयारी करो। ये कहकर उसने एक नौकर की तरफ घूरा। नौकर ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वह अंतरा को जबरदस्ती वहां से लेकर बैकेट की तरफ चला गया। इधर दृश्यम चुपचाप खड़ा बस अंतरा को जाते हुए देखा रहा और फिर तभी दानिश दृश्यम की तरफ मुड़ा और उसे घूमने लगा। दानिश के देखने से दृश्यम ने डरते हुए कहा, भाई मैं घर जा रहा हूं,
मुझे भी कल स्कूल जाना है। तभी दानिश उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, वह तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल में पढ़ने जा रही है। उसे तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में तुम्हें दे रहा हूं। तुम उससे ज्यादा समझदार हो। गॉट इट। जैसे ही दृश्यम ने ये सुना, वो एकदम से हैरान हो गया और दूसरे पल उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दृश्यम ने जैसे ही यह सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई और वह दानिश को देखते हुए बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वह मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ाई करेगी? इसके जवाब में दानिश ने कहा, हाँ, वह तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लास में और तुम्हारी ही स्कूल में पढ़ाई करेगी, लेकिन वह सिर्फ वहां पढ़ाई करेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी नहीं। इसलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। गॉट इट। दृश्यम ने तुरंत सीरियस फेस बनाते हुए क्यूटली बोला, ओके भाई, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अंतरा का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं उसे किसी से भी बात करने नहीं दूंगा। वह सिर्फ मुझसे बात करेगी और सिर्फ मेरे साथ खेलेगी। ये सुनकर दानिश अपनों भाई आपस में चढ़ाकर बोला, वह तुम्हारे साथ भी ज्यादा नहीं खेलेगी और अगर वह वहां किसी से बात करती है या कुछ भी करती है तो तुम सीधे मुझे बताओगे। ओके। ये सुनकर ने मुंह बनाते हुए कहा, पर वह तो मेरी दोस्त है। मैं अपने दोस्त की बातें आपको क्यों बताऊंगा? इसके जवाब में दानिश बोला, मैं इसलिए उसे तुम्हारे साथ तुम्हारी स्कूल में भेज रहा हूं जिससे कि तुम उसकी शैतानियां मुझे बता सको। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं उसे तुम्हारे साथ खेलने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही दृश्यम ने तुरंत जल्दी से कहा, नहीं नहीं भाई, आई प्रॉमिस, मैं आपसे सब कुछ बताऊंगा और मैं उसे किसी से भी बात करने नहीं दूंगा। ना ही मैं किसी के साथ उसे खेलने दूंगा। बस आप मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये कहकर वह क्यूटली तालियां बजाने लगा। अभी दृश्यम 5 साल का ही था और उसके अंदर बहुत ज्यादा बचपना और मासूमियत थी। दानिश उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर उसने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। दृश्यम और भी ज्यादा खुश हो गया। दानिश उसे बस यूं ही घूरता रहा। तभी वहां पर ध्रुव आया और बोला, हो गई तुम दोनों भाइयों की बात, अब हम घर चले। ये सुनकर दानिश ने फिर अपना हाथ हटा लिया और वापस बिना किसी भाव के बोला, हाँ, अब आप दोनों जा सकते हैं। ये कहकर वह अंदर जाने लगा। तो वहीं ध्रुव ने उसे वापस रोकते हुए कहा, दानिश, क्या तुमने वाकई फैसला ले लिया है कि अंतरा को तुम दृश्यम के साथ स्कूल भेजोगे? ये सुनकर दानिश ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि उसकी स्कूलिंग अच्छे से हो। ये सुनकर ध्रुव ने सीरियस होकर कहा, आर यू श्योर? क्योंकि इससे डैड को पता चल सकता है। दानिश ने गुस्से के साथ कहा, भाई, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे डर भी नहीं है कि डैड को उसके बारे में पता चलता है या नहीं। दानिश की यह बात सुनकर दृश्यम ने भी सर हिलाते हुए कहा, हाँ बड़े भाई, आप हर वक्त डैड से क्यों डरते रहते हैं? मुझे भी डैड से डर नहीं लगता। अंतरा मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ेगी। दैट्स इट। मैं दानिश भाई को सपोर्ट करता हूं और उनकी बात से एग्री भी करता हूं। फिर ध्रुव ने उसके कान को खींचते हुए कहा, तुम तो एग्री करोगे उसकी बात से क्योंकि तुम्हें उसके साथ वहां खेलने को जो मिलेगा। दृश्यम जल्दी से अपने छोटे से कान को छुड़ाने लगा और बोला, भाई दर्द हो रहा है। छोड़ो छोड़ो। ध्रुव उसे देखकर फिर मुस्कुरा दिया और उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, दानिश, फिर मैं जा रहा हूं। अंतरा से बता देना कि कल से उसे स्कूल भी जाना है। और तुम्हारे स्कूल का क्या? तुम कब से स्कूल जाओगे? उसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम है। एग्जाम्स को मैं घर से दूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे स्कूल जाना है या नहीं। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिला दिया और बोला, डैड ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज दे दी है। वैसे अच्छी बात है, आखिर हम ओवरऑय हैं और तुम दानिश ओवरऑय हो। तुम सब कुछ अपनी मर्जी का कर सकते हो। इसके जवाब में दानिश ने कुछ नहीं कहा और ध्रुव दृश्यम को लेकर वहां से निकल गया। इधर बैकयार्ड में अंतरा चारों तरफ तोड़फोड़ कर रही थी। वह नौकर उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसने लाचारी से अपना सर पढ़कर कहा, ये लड़की है या तूफान? पूरे कमरे को तहस-नहस कर दिया। अगर दानिश सर को गलती से भी पता चल गया तो पता नहीं वह क्या करेंगे। तभी अंतरा सोफे पर चढ़ गई और सोफे पर चढ़कर कूदते हुए बोली, मुझे दलीशियम से मिलना है। मुझे उसके साथ जाना है। मैं यहाँ पल नहीं रहूंगी। वह मेरा दोस्त है। मुझे उसके साथ जाना है। ये कहकर वह जोर जोर से सोफे पर कूदने लगी। तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, स्कूल जाने की तैयारी करो। उस आवाज को सुनते ही अंतरा एकदम से चुप हो गई और वह तुरंत गेट पर देखने लगी, जहां पर दानिश गुस्से के साथ खड़ा था।
दानिश को देखकर अंतरा ने मुंह फूलते हुए चिढ़कर कहा, आप वैम्पायर हो। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना। ये सुनकर दानिश उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें फिर से सजा दूंगा और इस बार की सजा में तुम्हें तकलीफ होगी। ये सुनते ही अंतरा अब जोर जोर से चीखें मारकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी तेज थी कि नौकर ने तुरंत अपने कान पर हाथ रख लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कान से खून निकल आएगा। अंतरा दहाड़े मारकर रोते हुए बोली, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। दानिश उसे इस तरह रोते देख गुस्से से उसके पास आया और उसने उसे सोफे पर गुस्से से बिठाते हुए कहा, चुप हो जाओ। मैंने कहा ना, वह घर जा चुका है। तुम अभी उससे नहीं मिल सकती। चुपचाप स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी अंतरा गुस्से से दानिश को सोफे के ऊपर धक्का दे दी। दानिश सीधे सोफे पर जा गिरा और एक पल के लिए वह अंतरा को देखता रह गया। तभी अंतरा बहुत ही तेजी के साथ दानिश के सीने पर आकर बैठ गई और उसने अपने दोनों हाथों से दानिश के बालों को कसकर पकड़ लिया। उसके दोनों छोटे छोटे हाथ दानिश के बालों में अपनी पकड़ बना चुके थे। अब वह दानिश के बालों को जोर जोर से खींचने लगी और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आप बोले हो मैं आपको सजा दूंगी। मैं आपको टकला कर दूंगी। ये कहकर वह जोर जोर से दानिश के बाल को खींचने लगी। नौकर यह नजारा देखकर सदमे में जा चुका था। तो वही दानिश भी कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश था। तभी अंतरा ने वापस से कहा, अभी के अभी मुझे मेरे दोस्त के पास लेकर चलो। अभी के अभी चलो मुझे मेरे के पास लेकर। ये कहते हुए वह फिर से उसके बालों को खींचने लगी और फिर तभी दानिश ने गुस्से से उसे कमर से पकड़कर सीधे सोफे पर गिरा दिया। अंतरा एक पल के लिए चुप रह गई। दानिश ने दूसरे पर अपने बालों को छुआ तो 2-3 बाल टूटकर उसके हाथ में आ गए। ये देखकर दानिश गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, यू सिलगल, क्या तुम वाकई मुझे टकला करने वाली थी? ये कहते हुए उसने वापस से अपने बाल में हाथ फेरा तो फिर से उसके हाथ में उसके कुछ बाल आ गए। अब वह गुस्से से अंतरा के छोटे छोटे हाथ को देखने लगा जो बहुत ही मजबूती के साथ उसके बाल पकड़े हुए थे और अब उन नन्ही मुट्ठियों में कुछ टुकड़े बाल के थे। तो वही अंतरा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके मुंह फूलते हुए कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा था, अगर आप मुझे बाल बाल सजा देंगे तो मैं इसी तरह आपके साथ कर लूंगी। दानिश ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुम अभी ना समझ ना होती तो मैं तुम्हें बताता कि मेरे साथ इस तरह करने का क्या अंजाम होता है। ये सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और वह दानिश को टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, क्या करते आप मेरे साथ? क्या आप मुदेलिना आंटी की तल धूप में खला करके पनिश करते? ये सुनकर दानिश गुस्से से अभी दांत पीसते हुए कुछ बोलता, तभी कुछ सोचकर एक सेकंड के लिए रुक गया। फिर अंतरा को गहरी नजरों से देखकर बोला, मैं जो कुछ भी करता तुम वह सोचने के काबिल नहीं हो अभी। लेकिन आई प्रॉमिस जब तुम समझदार हो जाओगी तब मैं तुम्हें इरिटेट और फ्रस्ट्रेटेड करने की असली डेफिनेशन बताऊंगा। तब तुम मुझसे खुद को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करोगी। और फिर मैं ये कहते कहते वो उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मासूम सी अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बस टुकुर टुरमुंह फुलाकर दानिश को ही भूती रही। तभी नौकर ने घबराते हुए कहा, दानिश सर आप ठीक तो हैं ना, और आपके बाल वो तो ठीक है ना? ये सुनते ही दानिश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, शट अप और जाकर इसके बैग और स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आइए। ये सुनकर नौकर ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तो वहीं अंतरा ने चिढ़कर कहा, जब तक मैं दृश्यम से नहीं मिलूंगी तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये सुनकर दानिश ने अब उसे घूरते हुए कहा, कल वह तुम्हें स्कूल में मिलने वाला था, लेकिन अब अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो कोई बात नहीं। दानिश ने जैसे ही यह कहा, अचानक से अंतरा का जो छोटा सा मुंह और फूले फूले गाल गुस्से से फूले हुए थे वह एकदम से बदल गए और वह दूसरे ही पल एक्साइटमेंट से बोली, क्या कहा आपने? क्या कल मैं अपने दोस्त से स्कूल में मिलूंगी? इसका जवाब में दानिश अब अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, हाँ अभी तक मैंने यही सोचा था, लेकिन अब जब तुम स्कूल जाओगी नहीं तो कोई बात नहीं। तभी अंतरा बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ाते हुए दानिश के हाथ को साइड की और उसके गोद में चढ़कर बैठ गई। दानिश उसकी इस हरकत को देखकर अपनी भौएं में चढ़ा लिया और उसे घूरने लगा। अंतरा दानिश की गोद में ऐसे बैठी थी जैसे कि उसने दानिश की गोद को जीत लिया हो। वह काफी कंफर्टेबल होकर बैठते हुए बहुत ही मासूमियत और प्यार से बोली, आपको पता है आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी।
आप मुझे कल स्कूल भेज दीजिए जिससे मैं अपने दोस्त से मिल सकूं। कुछ देर पहले वह झांसी की रानी बनी हुई थी, लेकिन अब दानिश उसे खुद से इतने अच्छे से बात करते देख उसे अजीब नजरों से देखने लगा। फिर वह बोला, सिली गर्ल, यू आर ए डबल फेस पर्सन। ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, पर मुझे पता है मेरा फेस बहुत प्याला है। ये कहकर वह अपने छोटे छोटे हाथों को अपने दोनों चेहरे पर रख ली और बहुत ही क्यूटली दानिश को टुकुर टुर देखने लगी। दानिश उसकी यह बात सुन उसके माथे पर हल्के से अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, तुम क्यूट नहीं बल्कि बेवकूफ हो। काम पड़ने पर कितनी आसानी से तुमने अपने रंग बदल लिए, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना होगा। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से छोटा सा सर 3 बार हिलाया और बोली, अंतला आपसे सॉरी बोलती है। सॉरी सॉरी। इसके जवाब में दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वह अभी कुछ कह पाता, उससे पहले ही अंतराला दानिश की गोद में ऊपर उठी। वह उसके गाल पर किस कर ली और तुरंत उसके गोद से नीचे उतरकर बेड की तरफ बढ़ गई, जहां उसका बैग और यूनिफॉर्म रखा हुआ था। वहीं दानिश के हाथ दूसरे ही पल उसके गाल पर चले गए, जहां आज पहली बार अंतरा ने उसे किस किया था और वह बस एक तक अंतरा को देखता रह गया। तभी अंतरा बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ाते हुए दानिश के हाथ को साइड की और उसके गोद में चढ़कर बैठ गई। दानिश उसकी इस हरकत को देखकर अपनी भौहें में चढ़ा लिया और उसे घूरने लगा। अंतरा दानिश की गोद में ऐसे बैठी थी जैसे कि उसने दानिश की गोद को जीत लिया हो। वह काफी कंफर्टेबल होकर बैठते हुए बहुत ही मासूमियत और प्यार से बोली, आपको पता है आप बहुत अच्छे हो, आप सबसे अच्छे हो। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। आप मुझे कल स्कूल भेज दीजिए जिससे मैं अपने दोस्त से मिल सकूं। कुछ देर पहले वह झांसी की रानी बनी हुई थी, लेकिन अब दानिश उसे खुद से इतने अच्छे से बात करते देख उसे अजीब नजरों से देखने लगा। फिर वह बोला, सिली गर्ल, यू आर ए डबल फेस पर्सन। ये सुनकर अंतरा ने मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, पर मुझे पता है मेरा फेस बहुत प्याला है। ये कहकर वो अपने छोटे छोटे हाथों को अपने दोनों चेहरे पर रख ली और बहुत ही क्यूटली दानिश को टुकुर टुकुर देखने लगी। दानिश उसकी यह बात सुन उसके माथे पर हल्के से अपनी उंगली से टैप करते हुए बोला, तुम क्यूट नहीं बल्कि बेवकूफ हो। काम पड़ने पर कितनी आसानी से तुमने अपने रंग बदल लिए, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना होगा। ये सुनकर अंतरा की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से छोटा सा सर 3 बार हिलाया और बोली, अंतला आपसे सॉरी बोलती है। सॉरी सॉरी। इसके जवाब में दानिश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। वो अभी कुछ कह पाता, उससे पहले ही अंतराला दानिश की गोद में ऊपर उठी। वो उसके गाल पर किस कर ली और तुरंत उसके गोद से नीचे उतरकर बेड की तरफ बढ़ गई, जहां उसका बैग और यूनिफॉर्म रखा हुआ था। वहीं दानिश के हाथ दूसरे ही पल उसके गाल पर चले गए, जहां आज पहली बार अंतरा ने उसे किस किया था और वह बस एक तक अंतरा को देखता रह गया। दानिश अभी भी बस अंतरा को देख उसने खुद से कहा, दिस इज अ फर्स्ट किस सिली गर्ल। फिर तभी वहां का दरवाजा खुला। नमन और रोहित आपस में बात करते हुए अंदर आए, लेकिन उन दोनों ने जैसे ही सोफे पर बैठे दानिश को देखा, वह दोनों चुप हो गए और तुरंत हड़बड़ी के साथ अंतरा को देखने लगे, जो इस वक्त बेड पर चढ़कर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को अपने ऊपर ट्राई कर रही थी और खुद में ही खिलखिला रही थी। अंतरा को देखकर नमन ने तुरंत हिचकिचाते हुए कहा, दानिश सर क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं अंतरा ने आपको परेशान तो नहीं किया? इसके जवाब में दानिश ने अंतरा से अब अपनी नजरें हटाई। वो अपनी जगह से उठा और नमन और रोहित को घूरते हुए बोला, कहाँ गए थे आप दोनों? ये सुनते ही रोहित ने जवाब दिया, सर हमने तो आपको बताया था कि हम आज अंतरा के अडॉप्शन के लिए आश्रम जा रहे हैं। ये सुनकर दानिश ने बिना किसी भाव के पूछा, क्या हुआ इसके अडॉप्शन का? क्या फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई? इसके जवाब में नमन और रोहित ने अपना सिर हिला दिया और नमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सर, फाइनली अब अंतरा हमारी बेटी बन चुकी है। हम बता नहीं सकते कि हम कितना ज्यादा खुश हैं अंतरा को अपनी बेटी के तौर पर पाकर। रोहित ने भी बहुत ही इमोशनल होते हुए कहा, हाँ जब हम इस दुनिया में आए थे तब हमने ठान लिया था कि हम कभी शादी नहीं करेंगे और ना ही अपनी फैमिली बनाएंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अंतरा इतनी प्यारी सी बच्ची हमारी जिंदगी में आएगी। अब हम जिंदगी भर इसका ख्याल रखेंगे, इसे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। फिर उसकी नज़र नमन के हाथ में मौजूद फाइल पर गई और फाइल को देखकर दानिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर नमन को तुरंत समझ आ गया और उसने उस फाइल को दानिश के हाथ में दे दिया। दानिश ने उस फाइल को खोला और उसमें लिखी चीजों को काफी बारीकी से देखने लगा।
तभी रोहित ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे दानिश सर पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जरूर सर को बता देंगे अंतरा के बारे में। एक बार विशाल सर को इसके बारे में पता चला तो हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। नमन उसकी यह बात सुनकर उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोला, रोहित तुम फिर से बेवजह की बातें सोच रहे हो। दानिश सर ने हमसे प्रॉमिस किया है वो अंतरा के बारे में विशाल सर से कुछ नहीं बताएंगे, और सबसे बड़ी बात तुम्हें दिखाई नहीं देता वह अंतरा की कितनी ज्यादा परवाह करने लगे हैं। मैंने उनकी आंखों में अंतरा के लिए कुछ अलग इमोशंस देखे हैं, और अगर उन्होंने विशाल सर को अंतरा के बारे में कुछ भी बताया तो इससे उन्हें ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंतरा को विशाल सर दानिश सर से पूरी तरह दूर कर देंगे। बेशक से वह हमें उससे दूर नहीं करेंगे। नमन ने ये कहा तो अब रोहित के भाव बदल गए। रोहित ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूं। फिर तभी उनके कानों में आवाज गई, ये फाइल मैं अपने पास रख रहा हूं। ये सुनते ही नमन और रोहित हैरान हो गए। रोहित ने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, लेकिन क्यों दानिश सर, आप अडॉप्शन फाइल को अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? इसके जवाब में दानिश ने अपनी बाहें चढ़ाकर कहा, क्यों? अगर मैं इस फाइल को अपने पास रखूंगा तो आप दोनों को कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर नमन ने अब नासमझी में कहा, नहीं सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बस जानना चाहते हैं कि अडॉप्शन फाइल को आप क्यों अपने पास रखेंगे। मतलब इसे हम भी तो रख सकते हैं ना, क्योंकि अंतरा को हमने अडॉप्ट किया है, वह हमारी बेटी बनकर घर में रहेगी। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, बेशक से वह आपकी बेटी बनकर आपके पास रहेगी, लेकिन ये फाइल मैं रखूंगा क्योंकि अगर डैड को आप दोनों के अडॉप्शन के बारे में पता चला तो शायद वह सबसे पहले इस फाइल को आपसे लेंगे, और उसके बाद आप दोनों को पता है कि वह क्या करेंगे। जैसे ही दानिश ने ये कहा, अचानक से रोहित और नमन की आंखें बड़ी हो गई। वो दोनों तुरंत एक दूसरे को देखने लगे और नमन ने कहा, ओह गॉड, मैंने यह बात तो सोची ही नहीं थी। दानिश सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही किया ये सोचकर, वरना हमारे दिमाग से तो यह उतर ही गया था, क्योंकि अंतरा को पाकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। लेकिन आपने बहुत अच्छा सोचा है, इस फाइल को आप ही अपने पास रखिए, हमें सिर्फ अंतरा से मतलब है। ये सुनकर दानिश उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा दिया और बिना कुछ कहे उस फाइल को लेकर वहां से चला गया। तभी नमन ने वापस रोहित की तरफ देखकर कहा, थैंक गॉड रोहित कि हमने दानिश सबको फाइल दे दी, वरना अगर विशाल सर को पता चलता और वह हमसे इस अडॉप्शन फाइल को मांग लेते तो पता नहीं वह उसके बाद क्या करते सबके साथ। मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है, लेकिन अब दानिश सर के हाथ में वह फाइल और पेपर्स है तो हमें इतनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोहित कुछ सोच में पड़ गया। वह काफी देर से कुछ सोच रहा था, जिसे ना समझते हुए नमन ने कहा, क्या सोच रहे हो तुम रोहित? तभी रोहित ने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे दानिश सर का फाइल ले जाना कुछ ठीक नहीं लगा। ये सुनकर अब नमन ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, मैं देख रहा हूं आजकल तुम हर छोटी छोटी बात पर दानिश सर के ऊपर शक कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि दानिश सर की वजह से ही हम अंतरा को अडॉप्ट कर पाए हैं, वरना हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम अंतरा को अडॉप्ट कर पाए। इसलिए हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और अब चलो मेरे साथ। ये कहकर वह मुस्कुराते हुए अंतरा की तरफ बढ़ गया। वहीं रोहित ने ये सब सुनकर मुंह बना दिया और बोला, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, अब तुम्हें नहीं लगता तो ना लगे। ये कहकर उसने अपने कंधे उचकाए और वह भी सीधे अंतरा की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा अपनी ड्रेस को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ट्राई कर रही थी, और उसने जब नमन और रोहित को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने नमन और रोहित की तरफ अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बढ़ाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, अंकल ये देखिए मेरी स्कूल यूनिफॉर्म, आपको पता है कल से मैं स्कूल जाऊंगी, और वो भी अपने दोस्त के साथ। वहां मेरा दोस्त है और हम दोनों वहां बहुत मस्ती करेंगे। ये सुनकर नमन और रोहित दोनों मुस्कुरा दिए, और तभी रोहित ने कहा, लेकिन बेटा अब तुम्हें हमें अंकल नहीं कहना चाहिए। ये सुनकर अंतरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह अपनी पलकें मासूमियत के साथ झपकाते हुए बोली, पल क्यों अंकल? क्या आप दोनों के साथ अब मैं नहीं रहूंगी? क्या आप दोनों अब मुझे अनाथ आश्रम भेज देंगे? पल मैंने तो कोई शैतानी नहीं की, मैं तो सिर्फ वैम्पायरल को ही परेशान कर रही थी। आप दोनों को तो मैंने अभी तक परेशान नहीं किया, फिर आप दोनों क्यों मुझे वहां वापस भेज रहे हैं? सॉरी अगर मैंने आप दोनों का दिल दुखाया हो तो पल प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर नहीं हूं आपसे, मुझे वहां मत भेजिए, मैं वहां नहीं जाना चाहती, प्लीज प्लीज।
अंतरा के ये सारी बातें कहने से रोहित और नमन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और रोहित तुरंत आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें किसी के पास नहीं भेज रहे हैं, बल्कि अब तो तुम जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रहोगी। अंतरा ने जैसे ये सुना, एक सेकंड के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने नासमझी में पाउट बनाकर कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके जवाब में अब नमन उसके पास आया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हमारे कहने का यह मतलब है कि हमने अब आपको अडॉप्ट कर लिया है। अब आप जिंदगी भर हमारे साथ रहोगी और अडॉप्शन के हिसाब से अब हम आपके अंकल नहीं बल्कि आपके डैड या पापा, आपको जो भी पसंद हो वो हो गए हैं। और अब आप हमें उन नाम से बुलाओ, ना कि अंकल। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बहुत ही ज्यादा फैल गई और वह दूसरे ही पल एक्साइटमेंट से बोली, क्या कहा आपने? आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया? क्या अब मैं भले से घर में रहूंगी और अब मैं अनाथ आश्रम भी कभी नहीं जाऊंगी? उसकी आंखों में चमक देखकर ही नमन और रोहित समझ गए थे कि अंतरा अब बिल्कुल भी अनाथ आश्रम में नहीं रहना चाहती थी।